बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशल पैथोलॉजी की ऑस्पी को डिस्कस करने वाले हैं। स्पेशल पैथोलॉजी की ऑस्पी के अंदर ऑब्जर्व स्टेशन नहीं होते और नॉन ऑब्जर्व स्टेशन होते हैं। उसमें सिनेरियो भी होगा, डायग्राम भी होगी। डायग्राम मेनली ग्रोथ तो कम होती है, माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ग्रोथ दे दी तो डायग्नोस तो आसानी से हो जाएगा, हिस्टोलॉजिकल देख के इनको कंफ्यूज किया जाए। वंस अगेन बता दो कि जो आपको डायग्नोसिस होगा वो आपका क्लिनिकल सिनेरियो से कंफर्म हो जाएगा। डायग्राम एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ठीक है, तो उसको देखो या ना देखो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होता। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पास्ट हॉस्पी को डिस्कस कर रहे थे, तो पहला है एमआई से रिलेटेड है। हार्ट के अंदर 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एक तो एमआई है, दूसरा आपका एक्यूट रूमेटिक फीवर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन 2-3 टॉपिक को आपने देखना होता है, ठीक है। तो एक्यूट एमआई, अब एमआई में से कोई ना कोई डायग्राम आएगी और एमआई का फिर इसके बाद क्या पूछेंगे, वो इसका ड्यूरेशन वगैरह पूछेंगे। तो आपने ये जो टेबल है ना एमआई का, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ से कंफर्म एक सवाल आएगा ओके इस टेबल में से। तो सबसे पहले देख लो कि यहाँ पे डायग्राम एमआई से रिलेटेड कौन सी आ सकती है। लाइक अगर आप यहाँ पे आ जाओगे तो ये डायग्राम, ये कुछ डायग्राम्स हैं। सबसे पहले आपने इंटरकलेटेड डिस्क और इसके अलावा ब्रांचिंग मायोकार्डियम को देखना होता है। उसी से आप देखोगे ना कि ये मायोकार्डियम है, और मायोकार्डियम के एक मतलब डायग्राम नजर आ जाए तो दो ही डिजीज हो सकती है। नंबर 1 रूमेटिक फीवर हो सकता है, या फिर आपका ये वाला हो सकता है लाइक एम आई। ओके, तो ये जो डायग्राम है ये एम आई एक दिन के एम आई के डायग्राम है, ठीक है। तो ये एम आई के डायग्राम्स आपने देख लेनी है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। तो जो मॉर्फोलॉजी है, लाइक आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर इस टेबल को जरूर याद रखना है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने ये देखना है कि जो रिवर्सिबल इंजरी होती है वो आधे घंटे तक होती है, जिसके अंदर कोई लाइट माइक्रोस्कोप या क्रॉस फीचर नहीं देखने को मिलते। फिर इसके बाद आपने इंटरवल्स बनाने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके 1 से लेकर 3 दिन का पूछा जाता है। उसमें आपको मॉडलिंग विद येलो टीन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा ग्रोथ के अंदर। माइक्रोस्कोपी के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, लॉस ऑफ न्यूक्लियाई, लॉस ऑफ स्ट्राइएशन और न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है। 3 से लेकर 7 दिन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपने सी को रट्टा मारना। सी का मतलब है सेंट्रल येलोटीन इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन खत्म होते हुए नजर आएगी, मैक्रोफेजेस की इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने इस टेबल को रट्टा मार लेना है। और एक और बात नोट कर लेना कि एक दिन के अंदर अंदर आपका मॉडलिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जब 1 से लेकर 3 दिन होता है तो मॉडलिंग के साथ येलोटीन इन्फेक्शन भी हो जाएगा। जबकि आपका 2 से लेकर 8 हफ्ते के अंदर ग्रे वाइट स्कार बन जाएगा ग्रोथ के अंदर। और जबकि माइक्रोस्कोपी के अंदर कोलाजन की डेपोजिशन बढ़ जाती है, सेलुलैरिटी कम हो जाती है, और 2 महीनों के बाद स्कारिंग कंप्लीट हो जाती है, डेंस कोलाजिनस स्कार होता है। आपने इस बात को नोट कर लेना है, ओके। तो एक तो ये मॉर्फोलॉजी का पॉइंट आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात नोट करनी है कि जो इन्फेक्शन होता है ना, 2 टाइप का होता है, ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियल होता है। जो ट्रांसम्यूरल होता है ये आपका एपिकार्डियल वेसल के ओक्लूजन की वजह से होता है। जो आपका सब एंडोकार्डियल होता है ना, ये आपका प्लाक डिस्ट्रप्शन की वजह से होता है, फॉलोड बाय क्रोनिक थ्रोम्बस, जिसकी लाइसिस होगी है थेरापेटिकली या स्पॉन्टेनियसली, ओके, ठीक हो गया। तो प्लाक डिसरप्शन, इसके बाद क्या होगी, थ्रोम्बस की लाइसिस आपको देखने को मिलती होती है। तो ये आपने कॉजेस भी देख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन है ना, यहाँ पे जो लीजन होती है ना, यहाँ पे जो नेक्रोसिस होती है पूरी की पूरी लेयर्स को इन्वॉल्व करती है, ट्रांसम्यूरल होती है। लेकिन यहाँ पे जो लीजन होती है वो सर्कमफ्रेंशियल होती है, ओके, ठीक हो गया। तो आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। इसके अलावा भी 1-2 पॉइंट्स आपके लिए देख लेने हैं जो आपको पैथोमा के अंदर मिलेंगे। लाइक आपका जो सब एंडोकार्डियल होता है ना, इसमें आपको एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन देखने को मिलती है। लेकिन जो ट्रांसम्यूरल, इसमें आपको एसटी सेगमेंट की एलिवेशन आपको देखने को मिलती होती है। इनिशियली आपको जो देखने को मिलेगा वो आपको सब एंडोकार्डियल, लेकिन इसके बाद आपको सीवियर इस्कीमिया की वजह से ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकलेगा लेबोरेटरी टेस्ट का। तो लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर मोस्ट सेंसिटिव एंड द मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर गोल्ड स्टैंडर्ड आपका ट्रोपोनिन आई होता है। अब 2 से लेकर 4 घंटे पे बढ़ेगा, पीक 24 पे आएगी, और ये 7 से लेकर 10 दिन तक आके कम हो जाता है। सी के एम बी आपको री इन्फेक्शन के लिए देखते होते हो। सी के एम बी वाला 4 से लेकर 6 घंटे पे बढ़ता होता है, 24 घंटे पे पीक आती है और 72 घंटे में वापस आ जाता होता है। क्लियर, ये नोट कर लेना। इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी कॉम्प्लिकेशन आपकी इन्फार्क्ट की, वो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, लाइक आपने उसका देख लेना कॉम्प्लिकेशन। उसका निमोनिक होता है, आई वी कैंप है, ठीक है। आई से क्या होगा, इन्फार्क्ट की एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगी। वी से वेंट्रिकुलर एनोरिज्म हो सकता है, ठीक है, ओके। एरिथमिया आपको देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन आपने नोट कर लेना है। पेरिकार्डिटिस है, वो पेरिकार्डिटिस के साथ आपने ड्रेसलेस सिंड्रोम भी पढ़ लेना, जिसमें इंटेंस पेरिकार्डिटिस होता है आफ्टर अ फ्यू वीक्स आफ्टर एमआई। चैम्बर की डायलेटेशन, म्यूरल थ्रोम्बस, वेंट्रिकुलर एनेरिज्म, प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर, तो ये आपने नोट कर लेना, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन एमआई की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बाकी आपने डायग्नोस कैसे करना होता है एमआई को डायग्नोस करने के लिए, लाइक आपने अच्छा, यहाँ पे बायोकेमिकल चेंजेस, अगर आपसे पूछे बायोकेमिकल एंजाइम्स तो आपने सी के एम बी, ट्रोपोनिन आई और एलडीएच के नाम ले लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे इनके लेवल्स भी लिखे हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर फास्टेस्ट वैसे 2 से लेकर 4 घंटे में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये री इन्फेक्शन के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो उसका हम 4 से लेकर 6 घंटे कर लेते हैं। ये 2 से लेकर 4 है, उसको हम 24 घंटे कर लेते हैं, ठीक है। और चौथा आपका मायोग्लोबिन है, जो कि तकरीबन 2 घंटे में आता होता है, ओके। इसकी पीक इतनी खास नहीं देखने को मिलती। और अगर इन्फैक्ट 12 घंटे से कम का है तो आपने ट्राईफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड आपने यूज़ करना है, जो कि वाइबल एलडीएच वाली एरिया क्लोराइड स्टेन करता होता है। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना है।
और इसके बाद कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा अपने एरिथमिया, वेंट्रिकुलर रप्चर, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टर रप्चर आ जाएगा, पेपिलरी मसल रप्चर, वेंट्रिकुलर इन्फॉक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, ये आपने नोट कर लेना होता है, ठीक है। तो ये तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर आपसे पूछे एमआई की टाइप कौन सी होती है, तो ट्रांसम्यूरल और सब एंडोकार्डियल। ट्रांसम्यूरल ज़्यादा कॉमन होता है, होल थिकनेस को इन्वॉल्व करता है, ये इनर थर्ड को इन्वॉल्व करता होता है, ठीक है। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की किसी पोर्शन को इन्वॉल्व करेगा, ये आपका तकरीबन पूरे परफियन जोन को इन्वॉल्व करेगा। यहाँ पर एसटी सेगमेंट एलिवेशन है, यहाँ पर एसटी सेगमेंट डिप्रेशन आपको देखने को मिलता है, ये पॉइंट आपने जरूर नोट कर लेना है। अब इसने आपने इसका डायग्नोसिस किससे करना होता है, नंबर 1 हिस्ट्री, जिसमें चेस्ट पेन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 क्लिनिकल सिम्टम, नंबर 2 लेबोरेटरी टेस्ट जिसमें मायोकार्डियल प्रोटीन को देखना, नंबर 3 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक चेंजेस, ईसीजी के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, ईसीजी के अंदर आपने एसटी सेगमेंट की एलिवेशन देखनी होती है। इसके अलावा कुछ क्यूवीएस में भी आपको देखने को मिलता होता है। तो ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो गया है। और अगर आपसे पूछे कि जो रिपरफ्यूजन की वजह से जो इस्कीमिया होता है तो वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, तो वो मायोकार्डियल डिसरप्शन, इसका मिमोनिक होता है MMFLP। तो माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, मायोसाइट हाइपर कॉन्ट्रैक्चर, फ्री रेडिकल इंक्लूडिंग सुपर ऑक्साइड, लिकोसाइड एग्रीगेशन, प्लेटलेट एंड द कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस आपको देखने को मिलती है। ऑलमोस्ट मैंने आपको एमआई से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर करवा दिया है। डायग्राम बता दूँ, अब ये जो डायग्राम है, ये वाले जो डायग्राम है, ये इस्कीमिया रिपरफ्यूजन इंजरी है। व्हाट इज दिस डायग्राम, तो ये 12 घंटों से पहले वाला है। तो यहाँ पर कौन सी डाई इस्तेमाल की गई है, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम। जो रेड वाली है ये आपकी नॉर्मल है, जो ये मर गई है ये आपकी कोगुलेटिव नेक्रोसिस वाली एरिया होती है। इसके बाद ये जो डायग्राम्स है, मे भी यहाँ पर इतनी अच्छी डायग्राम ना हो, मैं आपको मीडियम रॉबिन से दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, तो मीडियम रॉबिन से भी डायग्राम देख लो ताकि दोनों जगह से आपकी डायग्राम्स कवर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे भी डायग्राम की क्वालिटी बिल्कुल वैसी है, तो वहीं से ही देख लेते हैं। अच्छा, तो ये वाले जो डायग्राम है, दिस इज द एक्यूट एमआई, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, ठीक है। खासतौर पर पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये जो डायग्राम है ये आपका 1 डे ओल्ड इन्फॉक्शन है। 1 डे ओल्ड इन्फॉक्शन के अंदर आपको कोआगुलेटिव नेक्रोसिस, वेवीनेस और फाइबर आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। अब बीटा वाले डायग्राम की तरफ आ जाओ, ये आपका भी 1 सेकंड, ये भी एमआई है, लेकिन इसके अंदर आपको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइड यानी आपको न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रही है 3 से लेकर 4 दिन के अंदर। यहाँ पे कोआगुलेटिव नेक्रोसिस थी। अब इस डायग्राम के अंदर आ जाओ, इस डायग्राम के अंदर आपको मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू और लास्ट में क्या हो गया कि हीलिंग हो चुकी है, ठीक। ओके, इसके बाद ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम वंस अगेन आपको ये एमआई इस्कीमिया के बाद जो कॉम्प्लिकेशन है काज बाय रिपरफ्यूजन, ओके, ये क्रॉस है और आपको ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो एरो बना हुआ ना, एरो क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर जो डार्क बैंड है वो कुछ मायोसाइट को स्पेयर कर रही है, ओके, ठीक है। स्पैनिंग कर रही है, स्पेयर नहीं करे, स्पैनिंग करे, बस ये नोट कर लेना, डायग्राम को मेमोराइज कर लेना। ये एमआई से रिलेटेड है और ये एमआई की कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है। लाइक ये आपका मायोकार्डियल रप्चर हो चुका है, ठीक है। ये आपका वेंट्रिकुलर सेप्टम का रप्चर हो चुका है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पर नेक्रोटिक पेपिलरी मसल पूरा का पूरा खुल गया है। डेल्टा में आ जाओगे तो यहाँ पे पेरिकार्डिटस आपको देखने को मिल रहा है, फिब्रिनस पेरिकार्डिटस, ड्रेसलर सिंड्रोम को रट्टा मार लेना। और यहाँ पर जो एलिफेंट वाले डायग्राम, यहाँ पे इन्फॉक्शन की एक्सपांशन देखने को मिल रही है, एक्सपांड हो रहा है, बढ़ रहा है साइज में। और लास्ट में जो एफ वाली जो डायग्राम है ना, ओके, इसके अंदर जो वेंट्रिकल है वो पूरा का पूरा सूज गया है, वेंट्रिकुलर एनेरिज्म हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है एमआई से रिलेटेड। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एंथ्राकोसिस से है, ओके। अच्छा, एमआई की आपको ने क्लिनिकल हिस्ट्री भी देखनी होती है कि सब स्टर्नल चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट आपका जो है ना क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक आपका वो है एंथ्राकोसिस से रिलेटेड है, ठीक है। एंथ्राकोसिस या जो कार्बन पार्टिकल्स की इनहेलेशन की वजह से, ओके, तो सबसे पहले देखना है कि कोल्ड डस्ट की इनहेलेशन की वजह से होता है, मिनरल डस्ट की वजह से होता है, क्लियर। मिनरल डस्ट की लाइक कोल्ड डस्ट की वजह से एंथ्राकोसिस, सिलिका की वजह से सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस की वजह से एस्बेस्टोसिस, बेरिलियम की वजह से बेरिलियोसिस, आयरन ऑक्साइड की वजह से सिट्रोसिस आ जाएगा, बेरियम सल्फेट से बेरिटोसिस, टीन ऑक्साइड की वजह से स्टेनोसिस आ जाएगा, क्लियर। तो ये नोट कर लेना। जबकि कोल माइनिंग वाला एंथ्राकोसिस आ जाएगा। बाकी एंथ्राकोसिस की जो डायग्राम है, अच्छी वाली डायग्राम है, लाइक अगर आप यहाँ पे देखो कोल वर्कर है तो ये आपके लिए डायग्राम को नोट कर लेना है। तो इस डायग्राम के अंदर आपको प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस देखने को मिल रहा है। तो जो एंथ्राकोसिस होता है ना, ये एक इनहेलेशन ऑफ कोल पार्टिकल और दूसरे जो डस्ट है इनके इनहेलेशन की वजह से होता है। तो एंथ्राकोसिस के अंदर बात नोट करनी है कि न्यूमोकॉनियोसिस बाय द इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट होता है। इसकी मजीद 3 टाइप होती है, पल्मोनरी एंथ्राकोसिस के अलावा आपका सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस और कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस। तो जो आपका पल्मोनरी होता है मोस्ट इनोक्यस, मोस्ट नॉन इंजीरियस टाइप होती है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके अंदर आपको एल्विलर मैक्रोफेजेस जिनके अंदर एंथ्राकोटिक पिगमेंट होता है, उनको डस्ट सेल बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे आपने डस्ट सेल को रट्टा मार लेना होता है, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकॉनियोसिस, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको कोल मैक्यूल और कोल नोड्यूल देखने को मिलेगा। कोल मैक्यूल
मैक्यूल 1 से लेकर 2 मिलीमीटर तक होते हैं, कोल नोड्यूल से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। अब कोल मैक्यूल के अंदर आपको कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं, कार्बन लेडन मैक्रोफेजेस, ओके। और नोड्यूल्स के अंदर आपको कोलेजन फिब्रिल्स आपको देखने को मिलेगा इस मैक्रोफेजेस के अलावा, ओके। तो ये जो होते हैं ना, ये जो चीज़ होती है ये आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है अपर लोब, अपर जोन ऑफ लंग, ठीक है। अपर लोब और लोअर लोब के भी अपर जोन्स को इन्वॉल्व करती होती है, क्लियर, ठीक हो गया। और इनकी वजह से एक एम्फीसीमा होगा जिसको सेंट्री लोबुलर एम्फीसीमा कहते हैं। इसके बाद हमारा कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस है, इसको हम प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस भी कहते होती है, क्लियर। तो ये सिंपल डिजीज के बाद आपको देखने को मिलेगा, इसमें फाइब्रोटिक कैपेसिटीज होती है विद एंड विदाउट नेक्रोटिक सेक्टर, और ये क्रिपलिंग लंग डिजीज करवाता है। उस क्रिपलिंग लंग डिजीज को बोलते हैं ब्लैक लंग डिजीज, यानी पूरा का पूरा लंग काला पड़ जाएगा, ठीक है। तो उसको प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस भी कहते होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे स्कार मार्क आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, माइक्रोस्कोपिकली। तो इसमें डेंस कोलेजन और पिगमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट हमने इसको तैयार कर लिया, ओके। ओके, तो अब तक हमने 2 टॉपिक को देख लिया, एमआई को, इसकी हमने डायग्नोसिस एंथ्राकोसिस को देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गाल स्टोन से रिलेटेड। ओके, तो गाल स्टोन के अंदर आपने ये नोट करना है कि जो गाल स्टोन होती है ना, कोलेस्ट्रॉल स्टोन और दूसरा आपके होते हैं पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। इनके रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। उसकी पैथोजेनेसिस के अंदर 4 फैक्टर्स भी आपने नोट करने हैं, ठीक है। तो नंबर 1 सुपर सैचुरेशन ऑफ बाइल विद कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 हाइपोमोटिलिटी ऑफ गाल ब्लैडर, नंबर 3 एक्सेलरेटेड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल न्यूक्लिएशन, और नंबर 4 हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस इन द गाल ब्लैडर, जो कि न्यूक्लिएटेड क्रिस्टल को ट्रैप कर लेता है, क्लियर। तो ये 4 फैक्टर को आपने नोट कर लेना। अब इसके रिस्क फैक्टर की तरफ आ जाते हैं। आप कुछ रिस्क फैक्टर दोनों के अंदर कॉमन है, लाइक आपका डेमोग्राफिक आपको देखने को मिलेगा, एज सेक्स, वैसे एज सेक्स ज्यादा कोलेस्ट्रॉल में आ जाती है। डेमोग्राफी के अंदर नोट करना है कि जो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं ना, ये नॉर्थन यूरोपियन के अंदर काफी ज्यादा होते हैं। जो आपका पिगमेंटेड स्टोन्स होते हैं ये एशिया में काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो पिगमेंटेड, चूंकि इसमें बिलिरुबिन होता है ना, तो उसमें आपने हिमोलाइटिक एनीमिया को रट्टा मार लेना। इसके अलावा बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन, बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर भी 3 चीजें आ जाती है, लाइक आपका एसर्शिया कोलाई है, क्लोनोर्किस सिनिसेंस और एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड। तो एस को आपने रट्टा मार लेना। इसके अलावा जीआईटी डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल आपका आइलियल डिसऑर्डर, क्रॉन डिजीज, आइलियरी सेक्शन बाईपास, सिस्टिक फाइब्रोसिस विद पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, ओके। जबकि आपका कोलेस्ट्रॉल वाला एड्स से रिलेटेड है, इसको आपने रट्टा मारना है 5 एफ से, के 40 यानी एड्स से रिलेटेड फीमेल, जिसमें फीमेल जेंडर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और प्रेगनेंसी आ जाएगा। फैट, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और फैमिलियल, जिसके अंदर आपके लाइक इनबॉर्न डिसऑर्डर, बाइल एसिड मेटाबॉलिज्म, हाइपरलिपिडेमिक डिसऑर्डर, ये आपके आ जाते होते हैं, क्लियर। तो सबसे ज्यादा आपकी कॉमन कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, ये आपके रिलेटिवली कम होते हैं। ये वेस्टर्न में ज्यादा कॉमन है, या एशिया में ज्यादा कॉमन है। ये एजिंग से रिलेटेड है, ठीक है, ओबेसिटी से रिलेटेड है, रैपिड वेट रिडक्शन से रिलेटेड है, गाल ब्लैडर स्टेसिस, फीमेल जेंडर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। जबकि ये वाले आपके क्रॉनिक हिमोलाइटिक एनीमिया, बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन, जीआईटी डिजीज, जिसमें क्रॉन डिजीज, आईएल बाईपास, सिस्टिक फाइब्रोसिस विद पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी ज्यादा होते हैं, रिलेटिवली आपको कम देखने को मिलते होते हैं। अगर की कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ये जो वाले होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, इसमें कोलेस्ट्रॉल काफी ज्यादा होता है और ये मल्टीपल होते हैं। जबकि इसके अंदर आपको कैल्शियम साल्ट प्लस अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। ये वाले रेडियो लूसेंट होते हैं, जबकि ये वाले रेडियो ओपैक होते हैं मोस्टली। लाइक अगर आपको डिफरेंस यहाँ पे दिखाऊं ना, ओके, तो ये आपके कौन से होते हैं, ये जो स्टोन्स होते हैं ना कोलेस्ट्रॉल वाले, ये रेडियो लूसेंट होते हैं, लेकिन ये वाले रेडियो ओपैक होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। अब जो पिगमेंटेड स्टोन है ना, ये ब्राउन टू ब्लैक होते हैं, जबकि ये ऑलमोस्ट पेल येलो आपको देखने को मिलते होते हैं। पैथोजेनेसिस दोनों के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर आपने सुपर सैचुरेशन को रट्टा मारना है, गाल ब्लैडर हाइपरमोटिलिटी, एक्सेलरेटेड न्यूक्लिएशन को और हाइपर सिक्रेशन ऑफ गाल ब्लैडर म्यूकस को। जबकि इसके अंदर आपने क्या रट्टा मारना है इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर, इसमें प्योर इनऑर्गेनिक कैल्शियम साल्ट्स होती है, इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है रेडियो ल्यूसेंट आपको देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये ऑलमोस्ट मैं आपको पूरी मॉर्फोलॉजी तैयार करवा दी है, ओके। तो अपीयरेंस को रट्टा मार लेना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये ब्राउन टू ब्लैक होते हैं, जो ब्लैक वाले होते हैं स्टीराइल गाल ब्लैडर के अंदर होते हैं, ठीक है। जबकि ब्राउन वाले आपके इन्फेक्टेड में आपको देखने को मिलेगा, लाइक जो पस होती है ना वो ब्राउन रंग की होती है, इस तरह से रट्टा मार लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसकी, पिगमेंटेड ये गाल स्टोन की है और ये आपका कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन है, ओके, ठीक है। ये रट्टा मार लेना। और इसके बाद इनकी कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड है, तो जिनकी कॉम्प्लिकेशन इसमें इन्फ्लेमेशन हो सकती है, कोलिसिस्टाइटिस है, कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, गाल ब्लैडर का कैंसर हो सकता है, गाल स्टोन आइलिस हो सकता है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, और इसके अलावा आपका परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, इंटेस्टाइन में परफोरेशन है। तो उनकी कॉम्प्लिकेशन को आपने रट्टा मार लेना, पाइमा परफोरेशन, फिस्टुला, इन्फ्लेमेशन ऑफ बिलियरी ट्रैक, कोलेंजाइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव कोलिस्टेसिस, पैनक्रियाटाइटिस, बोवरेट सिंड्रोम, गाल स्टोन आइलियस, गाल ब्लैडर कार्सिनोमा। तो ऑलमोस्ट हमने गाल स्टोन के तमाम क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अब दोबारा गाल स्टोन का टॉपिक आ गया तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने डायग्राम देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो एच पाइलोरी से रिलेटेड है, ठीक है।
ओके, तो एच पायलोरी और आउटोम्यून गैस्ट्राइटिस ये दोनों आपके क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में आ जाते हैं। बस ये डिफरेंस देख लेना कि जो एच पायलोरी होता है एंट्रम को इन्वॉल्व करता है, आउटोम्यून बॉडी को इन्वॉल्व करता है। एच पायलोरी के अंदर आपने 3 चीज़ें नोट करनी है इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या क्या है मैंने यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में लिखा हुआ है। नंबर 1 एपिथेलियम के अंदर और लैमिना प्रोप्रिया के अंदर न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी, जिसको पी टैप्सिस कहते हैं। नंबर 2 लिम्फाइड एग्रीगेट विद जर्मिनल सेंटर देखने को मिलेगा। नंबर 3 सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल्स हो गए सुपरफिशियल लैमिना प्रोप्रिया। अब इसको डायग्नोस करने के लिए 2 तरह के मेथड्स होते हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। जो कि नॉन इन्वेसिव इसमें सीरोलॉजी करनी है टू फॉर एंटीबॉडी टू द एच पायलोरी, और इसके अलावा फीकल बैक्टीरियल एंटीजन डिटेक्शन आ जाएगा, यूरिया ब्रेथ टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टेनिंग होती है वो वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेन होता है। तो नॉन इन्वेसिव के अंदर सीरोलॉजी फॉर एंटीबॉडी टू द एच पायलोरी, फीकल बैक्टीरियल डिटेक्शन और यूरिया ब्रेथ टेस्ट। जबकि बायोप्सी इन्वेसिव के अंदर आपने रैपिड यूरियस टेस्ट, बैक्टीरियल कल्चर, पीसीआर ये टेस्ट आपके आ जाती होती है। क्लियर। तो एच पायलोरी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन को कवर करवा दिया। बाकी इसकी अगर पैथोजेनेसिस के अंदर बात करें तो इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट करनी है कि विरुलेंस फैक्टर लाइक फ्लैजेला, यूरियस, एडेसिन और टॉक्सिन्स होते हैं। फ्लैजेला बैक्टीरिया को मोटाइल करता होता है, यूरियस क्या करता है अमोनिया प्रोड्यूस करेगा जो कि आगे पीएच को एलिवेट कर देते हैं। ओके, और एडेसिन्स क्या करते हैं बैक्टीरियल की एडेरेंस को बढ़ा देते हैं टू द 4 व्हीलर्स। और लास्ट में जो टॉक्सिन है वो CAGA है जो कि आगे क्या कराता है ऐसी स्ट्रेंस होती है जो कि बैक्टीरिया जो बॉडी को कॉलोनाइज करती होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो एच पायलोरी है एंट्रम को भी बॉडी और फंडस दोनों को इन्वॉल्व करता होता है। बस ऑलमोस्ट मैंने एच पायलोरी के क्वेश्चन को रिवाइज करवा दिया है। अगर आपने डिफरेंस को देखना है इनके रिलेटेड, लाइक आपने डिफरेंस को देख लो कि यहाँ पर ये एंट्रम को इन्वॉल्व करता है, ये आपका बॉडी को इन्वॉल्व करता है। यहाँ पे न्यूट्रोफिलिक और सब एपिथेलियल प्लाज्मा सेल देखने को मिलते हैं। न्यूट्रोफिल आपके एपिथेलियम के अंदर, इसके अलावा आपको देखने को मिलते हैं लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, जबकि प्लाज्मा सेल आपके लैमिना प्रोप्रिया में, सब एपिथेलियल में आपको देखने को मिलते हैं। एसिड की प्रोडक्शन इसमें ज़्यादा होती है, इसमें कम होती है। गैस्ट्रिन इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें रिलेटिवली कम होता है, ठीक है। ओके, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा तो नहीं बता गया। यहाँ पर नॉर्मली गैस्ट्रिन नॉर्मल होता है लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लीजन है यहाँ पे हाइपरप्लास्टिक इन्फ्लेमेटरी पॉलिप होते हैं, यहाँ पे न्यूरोएंडोक्राइन हाइपरप्लेजिया होता है। इसको डायग्नोस करने के लिए एंटीबॉडी आपने देखनी है एच पायलोरी की जो कि नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसके अलावा फीकल बैक्टीरियल टेस्ट और यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडी टू द पैराटाइसल, इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा हो सकता है, और जबकि इसकी वजह से एट्रोफी, पर्निशियस एनीमिया और एडिनोकार्सिनोमा, कार्सिनोमा ट्यूमर हो सकता है। अब इसकी जो एसोसिएशन है वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, पॉवर्टी से या रूरल एरियाज के अंदर, जबकि आउटोइम्यून डिजीज लाइक थायराइडाइटिस, डायबिटीज मेलाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ओके, तो और यहाँ पर चीज़ें बता दूँ, यहाँ पे नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव टेस्ट तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पीसीआर, रैपिड यूरियस टेस्ट और एंडोस्कोपिक बायोप्सी, ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट अच्छा, ये जो एच पायलोरी वाला है ना उसको टाइप बी क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस भी कहते होते हैं, ठीक है। तो ये बात नोट कर लेना। जो एच पायलोरी होता है म्यूकस लेयर ऑफ सरफेस एपिथेलियम में होता है, और जो एच पायलोरी होती है ना, ओके, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लैमिना प्रोप्रिया के अंदर होती है, इंडस्ट्रियल मेटाप्लेजिया होगा, डिस्प्लेजिया होगा, कॉम्प्लिकेशन के अंदर पेप्टिक अल्सर, एडिनोकार्सिनोमा, माल्टोमा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, तो जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी कहते हैं। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपको परमानेंट रीनल एट्रोफी देखने को मिलती है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस या ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी भी कहते होती है। तो इसकी जो मोस्ट कॉमन काजेज है, फॉर एग्जांपल कॉन्जेनिटल काजेज आपको देखने को मिलेगा, एक्वायर्ड काजेज। कॉन्जेनिटल के अंदर पोस्टीरियर यूरिथ्रल वाल्व है या यूरिथ्रल स्ट्रक्चर्स हैं या ब्लेडर की नेक की ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो चुकी है, ओके, या यूट्रो पेल्विक जंक्शन में स्ट्रक्चर वगैरह आ गया, सीवियर यूट्रो वेजिको यूरेट्रल रिफ्लेक्स। जबकि एक्वायर्ड काजेज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यूरिनल कैलिकुलाई आपने बता देना है। ऐसे आपको ये डायग्राम यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन आप यहाँ से भी वैसे तैयार सकते हो, लाइक पेल्विस के अंदर कैलिकुलाई, ट्यूमर, यूट्रो पेल्विक स्ट्रक्चर आप यहाँ से भी तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं से देख लो, एक्वायर्ड के अंदर आपका रीनल कैलिकुलाई है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया, यूट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस और प्रेगनेंसी वगैरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जो क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, लाइक आपका अगर हाइड्रोनेफ्रोसिस, वैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, डायलिटेशन ऑफ रीनल पेल्विस एंड द कैलिसिस विद अ प्रोग्रेसिव एट्रोफी ऑफ किडनी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन टू द आउटफ्लो ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ये आपने डेफिनेशन को तैयार कर लेना होता है, ओके। तो वैसे इसकी जो डायग्राम अच्छी वाली डायग्राम है वो ये वाली डायग्राम है जिसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस और आपको पेल्विस की और कैलिसिस की डायलिटेशन देखने को मिल रही है, और रीनल पैरेन्काइमा की आपको स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलती है। पहले मैं इसके कॉम्प्लिकेशन से बता दूं, कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड कि जो अगर आपका यूनिलैटरल है, चाहे वो पार्शियल या कंप्लीट हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो वह सिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन अगर आपका बायलैटरल पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से पोलीयूरिया और नॉक्टोरिया हो जाएगा, ठीक है, बायलैटरल पार्शियल के अंदर, क्लियर, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। तो उसकी वजह से क्या होगा, पोलीयूरिया, नॉक्टोरिया वगैरह हो जाएगा। इसके अलावा ट्यूबुलर एसिडोसिस, रीनल साल्ट वेस्टिंग और हाइपरटेंशन भी हो जाएगा। अगर कंप्लीट बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो एनयूरिया हो जाएगा, वहाँ पे पहले पोलीयूरिया और नॉक्टोरिया था लेकिन अब यहाँ पे एनयूरिया हो जाएगा, और ये लाइफ से इनकॉम्पैटिबल होता है, ठीक है, ओके, ठीक हो गया।
तो और आपको पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरेसिस भी देखने को मिल सकता है, तो ये आपने नोट कर लेना। बाकी इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन सडन और कंप्लीट है तो उसकी वजह से वंस अगेन वही डायलिटेशन ऑफ पेल्विस एंड द कैलिसिस और एट्रोफी ऑफ रीनल पैरेन्काइमा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन सब टोटल है और इंटरमिटेंट है तो आपको प्रोग्रेसिव डायलिटेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह हो जाएगा। ओके, तो किडनी यहाँ पर इनलार्ज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऑलमोस्ट इसमें कोई खास बात कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पर नोट कर लेना कि यहाँ पर कॉर्टिकल पेपिलरी एट्रोफी होगी विद डिफ्यूज इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस। ओके ठीक है, पैरेन्काइमल एट्रोफी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ऑफ ब्लैडर। ओके, तो जो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा की ये जो डायग्राम है जिसके अंदर आपको पॉलीप्लाई एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रही है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की, तो ये जो डायग्राम होती है ये टिपिकल डायग्राम है, ये डायग्राम है ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा की डायग्राम है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लाइक आपका नंबर 1 आपका इसके रिस्क फैक्टर पूछा जाएगा तो आपने सिगरेट स्मोकिंग बता देना। नंबर 2 एराइलामीन्स का एक्सपोजर फॉर एग्जांपल 2 नफ्थालामीन। नंबर 3 शिस्टोसोमा हेमाटोबियम। नंबर 4 लॉन्ग टर्म ऑफ यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स है, साइक्लोफॉस्फामाइड या इरिटेशन आ जाएगा। जबकि इसके दो पाथवे आपको देखने को मिलते हैं, पेपिलरी यूरोथेलियल और कार्सिनोमा इन साइटो। जबकि इसकी जो ग्रेडिंग होती है आपने इसको दो में डिवाइड करना, फ्लैट लीजन और इसके अलावा आपके एक्सोफिटिक पेपिलरी लीजन है। जो आपके फ्लैट लीजन होते हैं इसमें आपने यूरोथेलियल प्रोलिफरेशन ऑफ अनसर्टेन मैलिग्नेंट पोटेंशियल जिसको फ्लैट हाइपरप्लेजिया कहते हैं। नंबर 2 यूरोथेलियल डिस्प्लेजिया। नंबर 3 कार्सिनोमा इन साइटो आ जाएगा। जबकि पेपिलरी के अंदर आपका पेपिलोमा लो अनसर्टेन, लो मैलिग्नेंट, लो ग्रेड और इसके अलावा हाई ग्रेड ट्यूमर आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो वैसे इनके नाम तैयार कर लो, बाकी स्टेजिंग वगैरह तो किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो नाम तैयार कर लो, बाकी मोटा मोटा लिख देना कि पेपिलोमा को आपने दो में डिवाइड करना, एक्सोफिटिक और एंडोफिटिक पेपिलोमा। जो पेपिलोमा होता है इंडिविजुअल फिंगर लाइक पेपिले प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, पेपिलोमा के अंदर आपको ये नोट कर लेना कि यहाँ पे पेपिलरी फ्रॉन्ट्स होती है कवर्ड बाय द नॉर्मल अपीयरिंग यूरोथेलियम। जबकि लो मैलिग्नेंट के अंदर थिकर यूरोथेलियम होती है विद ग्रेटर डेंसिटी ऑफ सेल है। जबकि आपका जो लो ग्रेड है इसके अंदर ऑर्डर अपीयरेंस होगी, जबकि हाई ग्रेड के अंदर आपकी साइटोलॉजिकल एटी क्या होता है, ऑर्डर अपीयरेंस खत्म हो जाती है। बस ये पॉइंट नोट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओवरी का म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड एक और चीज़ बताता जाओ कि इसको पहले ज़माने में इसको प्रिवेंट करने के लिए या ठीक करने के लिए बैसिलस कैलमेटिक ग्यूरिन यानी जो बीसीजी वैक्सीनेशन लगाई जाती थी, माइकोबैक्टीरियम बोविस वाली जो थी, तो वो लगाई जाती थी। और एक और बात यहाँ पे नोट कर लेना कि इसकी जो आपकी कॉम्प्लिकेशन होती है इसमें आपका पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। इसका जो सेपरेट है लिम्फेटिक सेपरेट से रीजनल लिम्फ नोड में जाएगा और हेमाटोजीनस सेपरेट में सबसे ज़्यादा जाता होता है आपका लीवर के पास। जबकि दूसरे जो कैंसर लाइक आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, शिस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से होता है। ओके, और बाकी आपके एम्ब्रियोनल रेब्डोमायोसार्कोमा, लियोमायोसार्कोमा आ जाते हैं। ओके, तो ये तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। उसके बाद फीमेल वाले चैप्टर के अंदर म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा ऑफ ओवरी ये बताया हुआ है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट जो म्यूसिनस वाला जो कैंसर है ना ये आपका एज इट इज़ तो नहीं हो सकता, डायग्राम से डायग्नोस नहीं हो सकता, वो आपको कोई ना कोई हिस्ट्री बताएगा। फिर भी इससे रिलेटेड जो डायग्राम है ये वाली डायग्राम कुछ हद तक अच्छी है, जिसमें आपको मल्टीसिस्टिक अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, डेलिकेट सेप्टा एंड प्रेजेंस ऑफ ग्लिस्टरिंग म्यूसिन विद इन ग्लैंड। और ये वाला जो है कलमनर सेल्स लाइनिंग द सिस्ट है, तो लेकिन ये डायग्राम इतनी अच्छी नहीं जितना ये डायग्राम है। ठीक है, तो ये बात नोट कर लेना। ओके, तो इसमें आपने क्या बात नोट करनी है कि आपने ये देखना है कि जो म्यूसिनस ट्यूमर होते हैं ना ये आपके बायलैटरल रिलेटिवली कम होते हैं, यानी बायलैटरलिटी नहीं होती, सेमोमा बॉडी वगैरह में नहीं होती। लेकिन एक बात नोट कर लेना कि सूडोमेक्सोमा पेरिटोनियाई करवा देते हैं। सूडोमेक्सोमा पेरिटोनियाई के अंदर आपको म्यूसिनस सोसाइटीज देखने को मिलेगा। नंबर 2 एपिथेलियल इम्प्लांट्स देखने को मिलेगा पेरिटोनियल सर्फेस पर। नंबर 4 एडियन होगा और इसमें आपको ओवरी की इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलती है और इसकी वजह से डेथ वगैरह हो सकती है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये हो सकती है। और इसका जो ट्यूमर का सोर्स है वो आपका अपेंडिक्स होता है। ठीक है, ओके, और अगर हमेशा अगर ये कहीं और से आया मेटास्टाइज करके तो हमेशा बायलैटरल होगा। तो इसमें आपने क्या बात नोट करना म्यूसिनस ट्यूमर में, तो म्यूसिनस ट्यूमर में आपने नोट करना है कि लार्जर सिस्टिक मैसेस क्रिएट कर देते हैं। नंबर 2 मल्टी लोक्यूलेटेड मैस होते हैं फिल्ड विद स्टिकी जेलेटिनस फ्लूइड। तो नंबर 1 मल्टी सिस्टिक होते हैं, मल्टी लोक्यूलेटेड होते हैं, इसमें आपको म्यूसिन देखने को मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन म्यूसिन देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिकली तो आपको टाल कर्नल एपिथेलियल सेल्स विद एपिकल म्यूसिन, लेकिन उस एपिकल म्यूसिन के साथ आपको सिलिया नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना ये गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन शो करते होते हैं, कभी कभार ये एंडोसर्विकल टाइप की डिफरेंशिएशन भी शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये बस बात नोट कर लेना। और बाकी इसकी जो कॉम्प्लिकेशन वो सूडोमेक्सोमा पेरिटोनियाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाशिमोटो थायराइडाइटिस। तो ये थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, बस थायराइड ग्लैंड में 2 से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंडोक्राइन में जो आपने तैयार करने होते हैं। ठीक है, एक तो आपका हाशिमोटो ग्रेविस डिजीज और तीसरा आपका पेपिलरी कार्सिनोमा। इन्हीं तीनों में से आएगा सवाल, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, तो तीनों टॉपिक्स की डायग्राम को आपने देखना है। एक ये डायग्राम आपने नोट करनी है, इसके बाद ग्रेविस डिजीज़ की जो डायग्राम है ये वाली जो डायग्राम है ये एज इट इज़ डायग्राम एग्जाम में आ जाती होती है। ठीक है, और इसके बाद एक और डायग्राम है पेपिलरी वाली। ओके, फिर फोलिकुलर एडिनोमा वाली ये भी देख लो, ये भी आ जाती है एग्जाम में एज इट इज़। और लास्ट में आपका आ जाएगा पेपिलरी कार्सिनोमा वाली डायग्राम। ओके,
तो ये जो डायग्राम है खासतौर पर चार्ली वाली डायग्राम, इन तीनों डायग्राम को आपने कर लेना है। तो मैं थायराइड वाले को ऑलमोस्ट मैं इसके पूरे टॉपिक को रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको बार बार यहाँ पे थायराइड में हमें शिफ्ट ना होना पड़े, ठीक है, तो आपको आसानी हो जाए। पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाशिमोटो थायराइडाइटिस में। तो पहले हाशिमोटो थायराइडाइटिस की डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर डायग्राम से आपको समझ ना आए तो आपको हाइपोथायराइडिज्म वाला सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो जो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है उसको क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस भी कहते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इन आयोडीन सफिशिएंट एरिया, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। ऑटो एंटीबॉडीज होती है, अभी ये ज़्यादातर इन्वॉल्व करता है फीमेल को, खासतौर पर 45 से लेकर 65 वाली को। एक्चुअली DR3 और DR5 की वजह से आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। अब इसकी जो पैथोजेनेसिस है, वैसे एग्जाम में पैथोजेनेसिस पूछी नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पे तीनों टाइप के सेल्स आती है, CD4 सेल, CD8 सेल और साइटोकाइन मीडिएटेड या ऑटो एंटीबॉडी, खासतौर पर जो IgG होती है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो इसकी ग्रॉस के अंदर आपने तीन चीज़ें नोट कर लेनी है। तो ग्रॉस के अंदर आपका ग्लैंस डिफ्यूजली लार्ज होता है, नंबर 2 कैप्सूल इंटैक्ट होता है, नंबर 3 फाइब्रोसिस डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द कैप्सूल। जो फाइब्रोसिस होती है कैप्सूल से एक्सटेंड बियॉन्ड करती है द रीडल थायराइडाइटिस। जैसे रीडल का भी सिनेरियो आपको बताऊंगा किस तरीके से सिनेरियो बन के आएगा। ओके, अब माइक्रोस्कोपी की तरफ आ जाओ। माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइक माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको डेंस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी विद जर्मिनल सेंटर। याद करना कि जर्मिनल सेंटर की कहानी मैंने उसके अंदर भी बताई थी एच पैलिरी के अंदर। तो डेंस मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट विद जर्मिनल सेंटर आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 एपिथेलियल सेल विद अबंडेंट इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म, तो उसको हम हर्थिले सेल कहते हैं। अब हर्थिले सेल मेटाप्लेजिया की वजह से होता है। जो मेटाप्लेजिया होता है नॉर्मली लो क्यूबाइडल फॉलिकुलर एपिथेलियम होते हैं, तो उनके मेटाप्लेजिया की वजह से आपको हर्थिले सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस एक दो बातें आपने नोट कर लेनी है। उसमें जो एंटीबॉडीज होती है एंटी माइक्रोसोमल और एंटी माइक्रोसोमल के अलावा कौन सी होती है, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी होती है। इसमें पेनलेस इलाजमेंट होती है थायराइड की। अगर पेनफुल आ जाए ना तो आपने इसकी तरफ नहीं जाना, अगर पेनफुल आ जाए तो आपने सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस लिखना है, ठीक है, ठीक है, सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस, जिसको डिक्वेरवेंट थायराइडाइटिस भी कहते होते हैं, ठीक है। जो रीडल वाला होता है, रीडल में आपको फाइब्रोसिस देखने को मिलती है किसकी, थायराइड की और कंटेजियस नेक स्ट्रक्चर की, जिसमें हार्ड टेंडर नहीं होता बल्कि फिक्स थायराइड टिश्यू होता है। IgG4 रिलेटेड डिजीज आपको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें पेनलेस इलाजमेंट देखने को मिलेगा। इसकी दो स्टेजेस होती है, पहला हेशिटॉक्सिस होता है, दूसरा आपका फाइनल स्टेज होती है। हेशिटॉक्सिकोसिस के अंदर क्या होता है कि आपका T3 T4 का लेवल ज़्यादा होता है, TSH कम होता है। ये क्यों होता है, बिकॉज आपका जो थायराइड फॉलिकल है वो उसकी डिसरप्शन हो जाती है, इसके अलावा हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जो फाइनल स्टेज है इसके अंदर T3 T4 दोनों कम हो जाएगा, TSH आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट हाइपोथायराइडिज्म होगा। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन के तो आपने दो में डिवाइड करना, एंडोक्राइन और नॉन एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन होती है इसमें टाइप 1 डायबिटीज, ऑटोइम्यून एड्रिनलाइटिस हो जाएगा। नॉन एंडोक्राइन के अंदर SLE, माइसीनिया ग्रेविस, शॉग्रेन्स सिंड्रोम हो जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा नोडल मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा, ये भी आपने नोट कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्जिनल जोन बी सेल लिम्फोमा और थायराइड या पेपिलरी कार्सिनोमा ये भी हो सकता होता है, क्लियर। तो ये आपने इन सिनेरियो में नोट कर लेना है। अगर सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस के बारे में बात करें, जिसको डीप कैपिलरी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पेनफुल थायराइड ग्लैंड होता है, वायरस की वजह से आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है, वायरस की वजह से। वन सेकंड, ये भी 40 से लेकर 50 वाली में देखने को मिलता होता है, फीमेल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या चीज़ आपने नोट करनी है, इसमें आपको बायलैटरल इन्लार्जमेंट देखने को मिलेगी, कैप्सूल इंटैक्ट होगा। इनिशियली क्या होगा, न्यूट्रोफिल होगा, जिसकी वजह से माइक्रो एब्सेस और क्रॉनिक के लिए आपको लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगी। पेनफुल इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड है, पेन रेडिएट करेगा टू द अपर नेक एंड जॉ और ईयर्स की तरफ। और इसके अलावा T3 T4 के लेवल बढ़ेगा, TSH के लेवल कम हो जाएगा। इन शॉर्ट की ये इंडिकेट कर रहा है हाइशिटॉक्सिकोसिस नहीं बल्कि थायरोटॉक्सिकोसिस को, ठीक हो गया। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि थायरोटॉक्सिकोसिस नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, तो इसमें ग्रैनुलोमेटस थायराइडाइटिस आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसके अलावा सब एक्यूट लिम्फोसाइटिक थायराइडाइटिस जिसको कोई पेनलेस होता है, या स्टोमा ओवराई में ओवेरियन टेराटोमा विद एक्टोपिक थायराइड या फैक्शियस थायरोटॉक्सिकोसिस लाइक एक्सोजीनस थायरोक्सिन इनटेक की वजह से होता है, आपको देखने को मिलेगा। बस ये मोटा आपने चीज़ें नोट कर लेनी है, ठीक है। जो सब एक्यूट वाला ये आपका पेनलेस होता है, ये थायरोटॉक्सिकोसिस करा देगा विदाउट द हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म वगैरह नहीं करवाता होता। बाकी इसमें कोई काम की चीज़ नहीं है। रिडल वाले में एक्सटेंसिव फाइब्रोसिस आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविस डिजीज, ठीक है। अब ग्रेविस डिजीज में आपने वैसे यहाँ पे इसका एक प्रॉपर ट्राइएड होता है ग्रेविस डिजीज का, लाइक इसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। नंबर 2 एक्सोफ्थाल्मोस होता है, जिसको इन्फिल्ट्रेटिंग ऑफ्थाल्मोपैथी कहते हैं। और नंबर 3 इन्फिल्ट्रेटिंग डर्मोपैथी होती है, जिसको प्रीटिबियल मिक्सोडीमा भी कहते होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर बताता जाऊँ कि ये भी फीमेल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, 20 से लेकर 40 साल में ज़्यादा कॉमन होता है। एक्चुअली B8 और DR3 की वजह से, जबकि वो DR3 और DR5 की वजह से था। अब इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाता है। सबसे पहले आपने बताना है कि सिमेट्रिकल इन्लार्जमेंट होगी, डिफ्यूज हाइपरट्रॉफी एंड डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया। ये देखो डिफ्यूज इन्लार्जमेंट यहाँ पे भी थी थायराइड की, यहाँ पे भी डिफ्यूज इन्लार्जमेंट होती है थायराइड की। यहाँ पे भी वहाँ पे भी कैप्सूल इंटैक्ट था, यानी किसके अंदर
हाशिमोटो के अंदर, ग्रेविस के अंदर भी कैप्सूल आपका ऑलमोस्ट इंटैक्ट होता है। अब हम यहाँ पे अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। अपीयरेंस इसकी सॉफ्ट मीएटी अपीयरेंस होती है, जिस तरह गोश्त होता है ना, बिल्कुल वैसे इसको रिजेंबल कर रही होती है। क्लियर, ये आपने नोट कर लेना, मीएटी अपीयरेंस है। और माइक्रोस्कोपी के लिए बात करें तो कोलाइड पेल होता है विद स्कैलोप्ड मार्जिन, ठीक है, ये बात नोट कर लेना कि। और आपको क्राउडिंग आपको देखने को मिलेगी, पैपिलरी इनफोल्डिंग होती है ग्लैंड्स की। और लेकिन यहाँ पे जो पैपिली है उसमें फाइब्रोवास्कुलर कोर नहीं देखने को मिलेगा। वन सेकंड, आपको जर्मिनल सेंटर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर ग्रोथ की बात करें तो डिफ्यूज सिमेट्रिकल लार्जमेंट ऑफ थायराइड है, डीप बीफी रेड पैरेन्काइमा होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम नोट करना कि यहाँ पे जो फॉलिकल्स है, टाल कलमनर सेल्स देखने को मिलते हैं, क्राउडेड इन लार्ज सेल्स होते हैं जो कि ल्यूमेन में प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये चूंकि कोलाइड को रिजॉल्व करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, पेल कोलाइड होगा विद स्कैलोप्ड मार्जिन, ये आपने नोट कर लेना। पैपिलरी इनफोल्डिंग देखने को मिलेगी, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन एंड जर्मिनल सेंटर है, लेकिन यहाँ पे जो पैपिली है इसके अंदर फाइब्रोवास्कुलर कोर नहीं देखने को मिलेगा। फाइब्रोवास्कुलर कोर आपको देखने को मिलता है पैपिलरी कार्सिनोमा के अंदर। ओके, ऑलमोस्ट मैंने कवर करवा दिया पूरा टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फॉलिकुलर एडिनोमा, ठीक है। फॉलिकुलर एडिनोमा वाले डायग्राम की तरफ आ जाओ। फॉलिकुलर एडिनोमा के अंदर जो आपने डायग्राम में नोट करना है कि यहाँ पे सॉलिटरी होता है ग्रोस के अंदर, वेल सर्कमस्क्राइब नोड्यूल होता है। फोटो माइक्रोग्राफ के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड फॉलिकल है, शोइंग द नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा, ठीक है, नॉर्मल थायराइड पैरेन्काइमा ऑलमोस्ट नॉर्मल है, बस यहाँ पे आपको हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बात नोट कर लेना। बाकी यहाँ पर इनको कोल्ड नोड्यूल भी कहते हैं, फॉलिकुलर एपिथेलियम से निकलते हैं, जिसको फॉलिकुलर एडिनोमा भी कहते हैं। कोल्ड नोड्यूल होती है, मैलिग्नेंट 10% मैलिग्नेंट होती है। ओके, तो यहाँ पे नोट करना है कि नंबर ऑफ नोड्यूल, अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजी की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ नोड्यूल होते हैं, लाइक आपका सोलेटरी नोड्यूल होता है, इनकैप्सुलेटेड लेजन होता है, कैप्सूल इंटैक्ट और वेल फॉर्म्ड होता है। अगर कैप्सूल डिसरप्टेड है तो ये आपका फॉलिकुलर कार्सिनोमा होता है, ठीक है। इसके अलावा थायराइड पैरेन्काइमा को कंप्रेस कर देगा, हेमरेज, कैल्सिफिकेशन, फाइब्रोसिस, सिस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती होती है। क्लियर, तो ये मोटी मोटी बातें देख लेना कि हेमरेज, फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन ये आपको उसमें देखने को मिलेगी। ओके, माइक्रोस्कोपी के लिए बात करें तो यूनिफॉर्म अपीयरिंग फॉलिकल्स होते हैं, जिसके अंदर आपको कोलाइड आपको देखने को मिलता है। क्लियर, और ऑक्सीफिल और हार्टिलेज चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको इओसिनोफिलिक ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म जो कि न्यूप्लास्टिक सेल का होता है। तो ये फॉलिकुलर एडिनोमा का सबसे इंपॉर्टेंट हाल मार्क है क्या, इसमें आपको इंटैक्ट कैप्सूल देखने को मिलता है। तो आपने कैप्सूल की इंटीग्रिटी को आपने देखना, जिसकी वजह से आप फॉलिकुलर एडिनोमा को फॉलिकुलर कार्सिनोमा से सेपरेट करते होते हैं। इसके अलावा माइटोटिक एक्टिविटी, नेक्रोसिस और हाई सेलुलैरिटी ये आल्सो वारंट्स क्लोज इंस्पेक्शन टू एक्सक्लूड फॉलिकुलर कार्सिनोमा इन द इनकैप्सुलेटेड फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पैपिलरी कार्सिनोमा। तो आपने टोटल 4 चीज़ें देखनी है। नंबर 1 है कि कैप्सूल और वैस्कुलर इंटीग्रिटी, नंबर 2 आपका आ जाएगा माइटोटिक एक्टिविटी, नेक्रोसिस, और तीसरा सेलुलैरिटी आ जाती है, ठीक है, फॉलिकुलर वेरिएंट से और फॉलिकुलर कार्सिनोमा से सेपरेट करने के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पैपिलरी कार्सिनोमा। पैपिलरी कार्सिनोमा के अंदर किस जीन में म्यूटेशन होती है, ये बात आपने नोट करनी है कि पैपिलरी, वैसे एग्जाम में आएगा नहीं तो आई थिंक इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पैपिलरी कार्सिनोमा और इसके 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट, लाइक टाल सेल वेरिएंट होता है, डिफ्यूज सेक्युलराइजिंग वेरिएंट और फॉलिकुलर वेरिएंट होता है, ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है। तो यहाँ पे जो पैपिलरी कार्सिनोमा, अच्छा, ये सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर आपका पैपिलरी कार्सिनोमा काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, 20 से लेकर 50 साल के अंदर होगा। वंस अगेन फीमेल के अंदर होता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से आपको वो देखने को मिलता होता है, ठीक है। ओके, फीमेल में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब इसके बाद इनका जो प्रीकर्सर है ना वो पैपिलरी माइक्रो कार्सिनोमा होता है, जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है। इसके अंदर आपने क्या नोट करा, नंबर 1 ब्रांचिंग पैपिले, जिसकी फाइब्रोवास्कुलर स्टॉक होता है। अब ये जो फाइब्रोवास्कुलर स्टॉक होता है ये सिंगल टू मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्यूबैडल एपिथेलियल सेल से कवर्ड होता है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट आपने नोट करना है कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस या ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन की वजह से आपको न्यूक्लियर इंक्लूजन या सूडो इंक्लूजन या ग्रूव्स भी देखने को मिल सकते हैं। जो आपका डायग्नोसिस है ना पैपिलरी कार्सिनोमा का, वो आप न्यूक्लियर फीचर्स के ऊपर बनाते होते हो। उसके अलावा आपने सेमोमा बॉडीज को नोट करना होता है, ठीक है, और फोकाई ऑफ लिम्फेटिक इन्वेजन, और उसके 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंट, टाल सेल, डिफ्यूज सेक्युलराइजिंग, और इसके अलावा फॉलिकुलर वेरिएंट आपने नोट करना होता है। ओके, ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है। बाकी फॉलिकुलर कार्सिनोमा आई डोंट थिंक सो कि फॉलिकुलर कार्सिनोमा आएगा, ये डायग्राम आपने देख लेनी है, ठीक है। तो पैपिलरी कार्सिनोमा के अंदर आपको क्या देखने को मिलता होता है, लाइक एम्प्टी अपीयरिंग न्यूक्लियस, जिसको ऑर्फन एनी आई न्यूक्लियस वगैरह कहते हैं, और इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स आपको देखने को मिलती है, इन्वेजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सूडो ग्रुप्स ये आपको देखने को मिलते हैं। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको थायराइड की सारी चीज़ें कवर करवा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसल सेल कार्सिनोमा। ओके, तो बेसल सेल कार्सिनोमा के अंदर मोस्ट कॉमनली सवाल किस तरीके से आएगा। नंबर 1 है कि मोस्ट कॉमन स्किन मेलिग्नेंसी होती है, उसको रोडेंट अल्सर भी कहते हैं। उसकी जो डायग्राम है ना, ओके, तो ये डायग्राम इस तरह की अगर डायग्राम हो जिसके अंदर सेंटर में अल्सरेशन उसके मार्जिन्स रोल्ड हो तो उसको हम बेसल सेल कार्सिनोमा लेबल कर देंगे, ठीक है। इसको रोडेंट अल्सर भी कहते होती है। और इसके अंदर जो म्यूटेशन होती है PTCA जीन के अंदर म्यूटेशन होती है, लेकिन यदि पूछा जाएगा उसके रिस्क फैक्टर आपसे पूछे जाएंगे तो उसके रिस्क फैक्टर में आपने क्रॉनिक सन एक्सपोजर या जो आपका यानी यूवी लाइट की वजह से होता है, या कोई लाइट जो स्किन होती है जिनकी उनकी वजह से हो सकता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम या इम्यूनो सप्रेशन, इसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। ओके,
और इसके अलावा जीरो डर्मा पिगमेंटोसन इम्यूनो सप्रेशन को नोट कर लेना। और इसके बाद इसके नाम मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने दो टाइप की, वैसे अगर हम ग्रोसली अगर बात करें तो ग्रोसली आपके लाइक पियरली पैप्यूल बना देगा, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको डायलेटेड ब्लड वेसल आपको देखने को मिलती है। कुछ ट्यूमर के अंदर मेलानिन भी होता है, वो आपको मेलानोसाइट निवाई से रिजेंबल करते हुए नजर आ रहे होते हैं। क्लियर, तो ये आपने नोट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर ग्रोसली अगर बात करें तो लियन होती है ना, नोड्यूलर होती है, अल्सरेटेड होती है, लाइक इसके रोल्ड एजेस आपको मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, ये आपने नोट कर लेना है। अच्छा वैसे ये सॉरी 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 सॉरी, अब ये जो मैंने गलती किया है इस पर तो मुझे फांसी भी देनी चाहिए। ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की डायग्राम थी, बेसल सेल कार्सिनोमा की डायग्राम नहीं थी, सॉरी डैड। ये आपकी बेसल सेल कार्सिनोमा की डायग्राम है, जिसके अंदर आपको पियरली टीलेंजेक्टिक नोड्यूल देखने को मिलता है। वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की थी, वो भी नोड्यूलर होता है, वो भी अल्सरेटेड होता है, लेकिन इसकी बड़ी निशानी है कि यहाँ पे आपको ब्लड वेसल देखने को मिलती है, टीलेंजेक्टिक ब्लड वेसल आपको देखने को मिलती है। और उसके आपको दो टाइप के ग्रोथ पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक आपका मल्टीफोकल होता है, दूसरा आपका होता है लाइक नोड्यूलर पैटर्न होता है। ठीक है, बेजल लेयर ऑफ एपिडर्मिस से निकलेगा, बेजोफिलिक बेजल सेल्स होती है, एपिडर्मिस को इन्फिल्ट्रेट कर रहे होते हैं, और बेजल सेल ट्यूमर में पैलिसेडिक न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। क्लियर, पैलिसेडिक न्यूक्लियस आपने नोट करना है। नोड्यूलर लेगन, मल्टीफोकल लेगन, रोडेंट अल्सर आपको देखने को मिलेगा। जो सुपरफिशियल बेजल सेल कार्सिनोमा होता है, इरिथेमेटस पिगमेंटेड प्लाक बनाना शुरू कर देगा। क्लियर, तो ये मोटी मोटी बातें बता दी हैं। तो यहाँ पे पेरिफेरल पैलिसेडिंग को आपने नहीं भूलना। ओके, तो नेक्स्ट स्टेशन है बेजल सेल कार्सिनोमा, तो हो गया हमारा। इसके बाद एविंग सार्कोमा है। एविंग सार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, जाइंट सेल ट्यूमर, इन तीनों को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ बोन वाले ट्यूमर से। ओके, तो बोन वाले टॉपिक में से बिनाइन जाइंट सेल ट्यूमर आपने तैयार करना है, एविंग सार्कोमा को देख लेना। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा टॉपिक देखोगे, ऑस्टियोसार्कोमा वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लाइक ये आपका ऑस्टियोसार्कोमा में कॉर्डवेंट ट्रायंगल क्रॉस, और ये आपका माइक्रोस्कोपिक आ जाएगा। क्लियर, तो ऑस्टियोसार्कोमा से पहले स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोसार्कोमा है मोस्ट कॉमन प्राइमरी मलिग्नेंट ट्यूमर होता है, उसको आपने दो में डिवाइड करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और एक और बात नोट कर लेना है कि इसका जो मेटास्टेसिस होता है ना, वो लंग के पास ज़्यादा होता है, और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, एज डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल होती है। नंबर वन है कि फर्स्ट पीक आती है 20 साल से नीचे वालों को, सेकंड पीक आती है 6 डिकेड में, यानी 50 साल से ऊपर वालों को होती है। और इसकी जो प्राइमरी साइट है वो मेटाफिजिक्स ऑफ लॉन्ग बोन, लाइक आपका नी जॉइंट या डिस्टल फीमर, नी जॉइंट वाला एरिया लाइक डिस्टल फीमर और प्रॉक्सिमल टिबी आ जाएगा। और इसको आपने दो में डिवाइड करना, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी वाला होता है ना, किसी और अंडरलाइंग डिजीज की वजह से नहीं होता, जो सेकेंडरी वाला होता है ये आपका रिप की वजह से होता है, आर से रेडिएशन, आई से बोन इन्फेक्शन, और पी से पेचियल डिजीज आ जाएगा। क्लियर, तो आपने नोट कर लेना। और इसके अलावा जो रेडियोग्राफी है, रेडियोग्राफी के अंदर आपने नोट करना है कि इसमें कॉर्डमेंट ट्रायंगल देखने को मिलता है, लाइक इसमें पेरियोस्टल एलिवेशन देखने को मिलती है, और इसके दरमियान आपको वो देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर शैडो देखने को मिलता है। पेरियोस्टल लिफ्टिंग क्यों होती है, क्योंकि जो है ना ट्यूमर, ये मेडुला से होता हुआ कॉर्टेक्स कॉर्टस को ब्रेक थ्रू करेगा और पेरियोस्टम को लिफ्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, जिसको कॉर्डमेंट ट्रायंगल बोलते हैं। दूसरा सनबर्स्ट अपीयरेंस है। सनबर्स्ट अपीयरेंस के अंदर जो कैल्सीफाइड मैलिग्नेंट ऑस्टियाइड है, ये जो मैलिग्नेंट ऑस्टियाइड है उसमें स्पिक्यूलेटेड पैटर्न आपको देखने को मिलता है। क्लियर, तो ये आपने रट्टा मार लेना कि आपको ऑस्टियोसार्कोमा होता है। बाकी ऑस्टियोसार्कोमा का नोट कर लेना कि यहाँ पे ये तो हो गया कॉर्डमेंट ट्रायंगल हो गया। जो ऑस्टियोसार्कोमा होता है बल्कि ग्रिटी ग्रे वाइट ट्यूमर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको हेमरेजिक सिस्टिक डीजनरेशन देखने को मिलती है। ठीक है, बल्कि ग्रिटी ग्रे वाइट ट्यूमर्स होते हैं, हेमरेजिक सिस्टिक डीजनरेशन है। ओके, तो इस डायग्राम का रट्टा मार लेना। 10 वाइट ट्यूमर होता है, मेडुलरी कैविटी को फिल कर रहा होता है, पेरियोस्टम को लिफ्ट करता होता है, सॉफ्ट टिश्यू मैस बनाना शुरू कर देगा। माइक्रोस्कोपी के लिए बात करें तो यहाँ पे आपको मेलिग्नेंट सेल्स होती है, जो कि मिनरलाइज ऑस्टियाइड या मिनरलाइज बोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फाइन लेस लाइक होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात नोट करने के, इसमें आपको एक्सटेंसिव नेक्रोसिस देखने को मिलती है, फाइन लेस लाइक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एबनॉर्मल माइटोटिक फिगर, एक्सटेंसिव नेक्रोसिस और इंट्रावास्कुलर इन्वेजन आपको देखने को मिलती होती है। ट्यूमर बल्कि ग्रीटी ग्रे वाइट आपको देखने को मिलता है। जैसे ये तो हो गया हमारा ये वाला ट्यूमर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं एविंग सार्कोमा के तरफ। तो एविंग सार्कोमा में रट्टा मारना कि वाइट ट्यूमर है, जो कि ऑस्टियोमाइलिटिस करवाता होता है। क्लियर, तो ऑस्टियोमाइलिटिस करवाता है, तो ये आपका मिसलेनियस ट्यूमर में आता है। प्राइमरी मलिग्नेंट स्मॉल राउंड सेल ब्लू सेल ट्यूमर होता है। ठीक है, 10 लेकर 15 साल वालों को इन्वॉल्व करेगा। मेल्स में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ट्रांसलोकेशन 1122 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन साइड इसकी डायफिसिस और लॉन्ग बोन है, उसकी मेटाफिसिस और लॉन्ग बोन थी लाइक ऑस्टियोसार्कोमा की, और इसकी डायफिसिस और लॉन्ग बोन। जबकि जाइंट सेल ट्यूमर वाला ये इन्वॉल्व करता होता है एपिफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन को। तो तीनों चीज़ों को देख लेना। एपिफिसिस को इन्वॉल्व करने वाला जाइंट सेल ट्यूमर है, जो एविंग सार्कोमा ये आपको इन्वॉल्व करता है। डायफिसिस और लॉन्ग बोन और मेटाफिसिस को इन्वॉल्व करने वाला ऑस्टियोसार्कोमा आ जाएगा। क्लियर, ठीक हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे एक्सरे के अंदर, वहाँ पे एक्सरे के अंदर आपको सनबर्स्ट अपीयरेंस और कॉर्डमेंट ट्रायंगल थी लाइक ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर। यहाँ पे आपको ओनियन स्किन अपीयरेंस देखने को मिलती है ड्यू टू पेरियोस्टियल रिएक्शन, और माउथ ईटन अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करें तो मॉर्फोलॉजी के अंदर ये जो ट्यूमर होता है मेडुलरी कैनाल से राइज करता होता है, कॉर्टेक्स को, पेरिकोस्टियम को, सॉफ्ट टिश्यू को करता होता है। वन सेकंड, सॉफ्ट टेन वाइट होगा, हेमरेजिक नेक्रोसिस आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको हॉर्मल राइट रोजेट देखने को मिलते हैं। हॉर्मल राइट रोजेट क्या होते हैं, राउंडेड सेल क्लस्टर होते हैं, राउंडेड सेल क्लस्टर जिनके सेंटर में आपको फिब्रिलरी कोड देखने को मिलता है। ओके, ये डायग्राम मैं भी यहाँ पे शायद इतनी अच्छी ना हो, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ।
यहाँ पे आकर ये ट्यूमर सेल्स कवर कर रही है सेंटर वाले एरिया को, ठीक हो गया। तो सेंट्रल फिब्रिलरी कोर को सराउंड करना शीट्स ऑफ यूनिफॉर्म स्मॉल राउंड सेल विद क्लियर स्कैंटी साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे होम और राइट रोजेट होते हैं। तो आपने टिपिकल पैटर्न नोट कर लेना। नेक्रोसिस और माइटोटिक फिगर आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ट्यूमर जॉइंट सेल ट्यूमर, जिसको ऑस्टियोक्लास्टोमा भी कहते होते हैं, क्लियर। तो इसकी डायग्राम ये देख लेना कि बिनाइन ट्यूमर होता है, इसमें आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल आपको देखने को मिलता होता है। इसे आप कंफ्यूज ना कर देना, यहाँ पे भी आपको कुछ स्पेसेस देखने को मिल रही है, लेकिन ये असल में ये ऑस्टियोब्लास्ट वाले सेल होते हैं, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड आपके ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं। तो ये क्या होता है आपका, ये भी कॉर्टेक्स को ओवरलाई कर देगा, रिएक्टिव मोन के फॉर्मेशन करता होता है, रेड ब्राउन मासेज होगा, हेमरेजिक सिस्टिक एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें जो ट्यूमर सेल है ना, वो असल में मोनोन्यूक्लियर ट्यूमर सेल है। उसके अलावा आपको ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जॉइंट सेल आपको देखने को मिलेगा, जिनके अंदर 100 से भी ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। तो ऑलमोस्ट बोन के ट्यूमर्स में आपको फिनिश करके बता दिए अच्छे तरीके से। इसके अलावा इसमें हेमरेज और हीमोसिट्रिन की डेपोजिशन भी देखने को मिल सकती होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा ये प्लास्टिक एनीमिया, एएमएल, हॉजकिन लिम्फोमा, इओसिनोफिल्स, पता नहीं यहाँ पर 4-5 चीज़ें बताई हुई है। मैं ब्लड वाले सेक्शन की तरफ आता हूँ, लेकिन पहले मैं दूसरे क्वेश्चन को कवर करा देता हूँ। एमआई में ईसीजी चेंजेस, तो एमआई में ईसीजी चेंजेस लाइक अगर आपका सब एंडोकार्डियल है तो एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन, अगर आपका सब ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन है तो आपको एसटी सेगमेंट की एलिवेशन आपको देखने को मिलती होती है, क्लियर। तो ये नोट कर लेना, ये आपका ईसीजी चेंजेस है। और बाकी यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर रॉबिन के नीचे नहीं लिखी हुई, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुशिंग सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, तो जो कुशिंग सिंड्रोम है, जो खासतौर पर एंडोजिनस कुशिंग सिंड्रोम है, उसके कॉजेज को अपने दो में डिवाइड करना, एसीटीएच डिपेंडेंट और एसीटीएच इंडिपेंडेंट। जो आपका कुशिंग डिजीज होता है ना, कुशिंग डिजीज और कुशिंग सिंड्रोम, इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो आपका कुशिंग डिजीज होता है ना, उसको सिंपल हम प्राइमरी कुशिंग सिंड्रोम भी कहते हैं। प्राइमरी नहीं कहना चाहिए, पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम। तो जो पिट्यूटरी कुशिंग सिंड्रोम है, उसको आप कुशिंग डिजीज भी कहते होते हैं, ठीक है। तो ये इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंडोजिनस काज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम, ठीक हो गया। सबसे मोस्ट कॉमन काज आपका यही आता होता है। लाइक यहाँ पे लिखा होगा 60 से लेकर 70% आपको ये देखने को मिलता होता है, क्लियर। एंडोजीनस के बारे में बात करें, ठीक है। वैसे जो आपका इस कुशिंग सिंड्रोम होता है ना, ज़्यादातर ये आपको एक्सोजीनस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन अगर एंडोजीनस बात करें ना, तो आपका ये आ जाता होता है, ठीक है। प्राइमरी के अंदर इसके अंदर आपको एडिनोमा देखने को मिलेगा, या आपका हाइपरप्लेजिया भी आ जाता है। इसमें एसीटीएच बड़ा होगा, कोर्टिसोल एलिवेटेड होगा। और इसमें जो मॉर्फोलॉजी होती है ना कुशिंग डिजीज के अंदर, लाइक पिट्यूटरी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, एड्रिनल में तो डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया होगा। पिट्यूटरी के अंदर आपको क्रूक हाइलिन चेंज देखने को मिलेगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ इंटरमीडिएट केराटिन फिलामेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये बात नोट कर लेना, ठीक है। इंटरमीडिएट केराटिन फिलामेंट इनके अंदर जमा हो जाते हैं। तो ये क्रूक सेल कॉर्टिकोट्रॉफ एडिनोमा में भी देखने को मिलता होता है। और जो एड्रीनल, उसमें आपको कॉर्टिकल एट्रोफी देखने को मिलेगी, डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया, मैक्रोनोडुलर या मैक्रोनोडुलर हाइपरप्लेजिया, एडिनोमा कार्सिनोमा देखने को मिल सकता होता है। बाकी इंडिविजुअल एक्सप्लेन करेगा, वो हमारे किसी काम की नहीं है। ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पहले कवर कर लेते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आपको मैसिव प्रोटीनूरिया देखने को मिलता है, लाइक आपका 3.5 ग्राम से ज़्यादा देखने को मिलेगा। नंबर 2 हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होगा, प्लाज्मा एल्ब्यूमिन 3 ग्राम से भी कम हो जाएगा। नंबर 3 जनरलाइज एडीमा। नंबर 4 हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड्यूरिया हो जाएगा। और इसके अंदर आपको कौन कौन से डिजीज देखने को मिलती है, लाइक आपने नोट करना है कि अच्छा यहाँ पर लिखे हुआ होगा, ओके मेरे ख्याल से आगे लिखा हुआ है। अच्छा, ये डिजीज आपके नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, तो आपने इसको दो में डिवाइड करना, प्राइमरी और सिस्टमिक काजेज आ जाते हैं, ठीक है। ओके, प्राइमरी और सेकेंडरी या सिस्टमिक आपके आ जाते हैं। तो जो आपका प्राइमरी है ना, प्राइमरी इसके अंदर आपने रट्टा मारना है कि फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस, मिनिमल चेन डिजीज, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, टेंस हेपेटाइटिस डिजीज के अलावा प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, लाइक जिसमें आईजीए भी आ जाएगा। सिस्टमिक के अंदर आपने रट्टा मारना सादिम, एस से एसएलई आ जाएगा। ओके, ए से वैसे क्या आता है, ए से आपका लाइक ए से वैसे कुछ भी इतना खास नहीं आता होता। ए से माइलाइडोसिस, सॉरी। डी से डायबिटीज पेलाइटिस आ जाएगा। आई से इन्फेक्शन, एम से मैलिग्नेंट डिजीज और मिसलेनियस डिजीज आपके देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। तो ये आपने नोट कर लेना है। जो आपकी इंपॉर्टेंट वाली है ना, वो आपकी फोकस सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, जो कि नेफ्राइटिक और नेफ्राइटिक दोनों है, मेम्ब्रेनस और मिनिमल चेंज डिजीज, ठीक हो गया। और एक और बात नोट कर लेना कि जो मेम्ब्रेनस वाला होता है ना, मेम्ब्रेनस में आपको स्पाइक एंड डूम अपेनस आपको देखने को मिलती है। मिनिमल चेंज डिजीज के अंदर एज इट इज कुछ भी देखने को नहीं मिलता होता। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस का एक कोलैप्सिंग वेरिएंट आपको देखने को मिलता है, क्लियर। मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव का जो टाइप 2 है, उसको डेंस डेपोजिट डिजीज कहते हैं। इसके अंदर आपको सेबेंडोथेलियल डेपोजिट या इंट्रामेम्ब्रेनस डेपोजिट आपको देखने को मिलता होता है, ओके। तो एक दो बातें आपने नोट कर लेनी है। इसके अलावा एक्यूट प्रोलिफरेटिव के अंदर या जो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला होता है ना, इसके अंदर आपने नोट करना है कि इसमें लंपी बम्पी अपीयरेंस होती है, सब एपिथेलियल डेपोजिट आपको देखने को मिलता है। आरपीजीएन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, आरपीजीएन के अंदर आपको क्रीसेंट्स आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। क्रीसेंट्स को आपने नोट कर लेना है, ओके। जबकि ट्राइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव में, जबकि स्पाइक एंड डूम आपका मेम्ब्रेनस में आ जाएगा। तो आपको मैंने सारे क्वेश्चन कवर करवा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस।
तो एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस की आपने इसकी वैसे पैथोजेनेसिस तो पूछी जाएगी नहीं, इसके टियोलॉजिकल फैक्टर वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने इसका निमोनिक है, गिवी में, तो जी से जेनेटिक है, वी से वैस्कुलर आ जाएगा, ओके, इन्फेक्शियस है, मेटाबॉलिक है और मैकेनिकल है। मेटाबॉलिक के अंदर एग्जांपल नोट करो, अल्कोहलिज्म। जेनेटिक के अंदर लाइक जो ट्रिप्सिन के जो जीन्स है उसमें म्यूटेशन आ सकती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। मैकेनिकल के अंदर गॉलस्टोन, वैस्कुलर के अंदर शॉक, एथेरोम्बोलिज्म, वास्कुलाइटिस लाइक पोलियार्ट्राइटिस, नोडूजा, और इन्फेक्शियस के अंदर मम्स कॉक्सिकी वायरस है। ओके, तो ये नोट कर लेना। बाकी इसकी जो अच्छी डायग्राम है, आई डोंट थिंक सो कि अच्छी डायग्राम है, लेकिन फिर भी नोट कर लो। इसमें आपको फैट नेक्रोसिस देखने को मिलता है राइट साइड के ऊपर, और आपको सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस। और ये डायग्राम भी वैसे देख लो, बट वंस अगेन एक्सक्यूज कर दो पहले से कि डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है। ओके, तो उसका आपको मैंने काफी एटियोलॉजी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी। बाकी इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर बात करें तो पैथोजेनेसिस का निमोनिक होता है डैट, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, एसिड सेल इंजरी और डिफेक्टिव इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, बट आई डोंट थिंक सो कि ये कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे आएगी। ठीक है, बाकी इसकी मॉर्फोलॉजी को देख लो। इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर अच्छा, इसकी जो 3 फॉर्म्स होती है, नंबर 1 एक्यूट इंटरस्टिशियल पेनक्रियाटाइटिस, नंबर 2 एक्यूट नेक्रोटाइजिंग, और नंबर 4 एक्यूट हेमरेजिक पेनक्रियाटाइटिस। तो हेमरेजिक, नेक्रोटिक और इसके अलावा आपका आ जाएगा इंटरस्टिशियल आ जाएगा। ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर फैब डैम है। ओके, एफ से क्या हो जाएगा, एफ से आपने नोट करना है कि फैट नेक्रोसिस है। ठीक है, इसे एक्यूट इन्फ्लेमेशन है। बी से आपका क्या हो जाएगा, बी से ब्लड वेसल डिस्ट्रक्शन है। डी से आपका डैमेज इंक्लूडिंग ऑटोडाइजेशन है। एम से माइक्रोवास्कुलर लीकेज एंड एडिमा, ये आपको देखने को मिलता होता है। ठीक है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसमें माइलेज सबसे, माइलेज आपने करना है फर्स्ट 24 आवर में, लेकिन सबसे सेंसिटिव और स्पेसिफिक आपका माइलेज लाइपेस आता होता है। ठीक है, और एब्डोमिनल एक्सरे करोगे तो आपको 2 साइन देखने को मिलेंगे, सेंटिनल लूप साइन और दूसरा कॉलोन कट ऑफ साइन देखने को मिलता होता है। ठीक है, और कंट्रास्ट एनहांस सिटी स्कैन इज द बेस्ट इमेजिंग स्टडी। ओके, ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपने नोट करना है कि कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है। भाई कॉम्प्लिकेशन के अंदर नोट करना है कि यहाँ पर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, पेनक्रियाटिक एब्सेस है, पेनक्रियाटिक सिस्टेमिक ऑर्गन फेलियर और पेनक्रियाटिक नेक्रोसिस, ये आपको देखने को मिल सकता होता है। क्लियर, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह आ गई है। इसके बाद हिमाटोलॉजी को छोड़ के सिरोसिस वाला एक पोर्शन आया हुआ है। ठीक है, तो सिरोलॉजी कह रहा हूँ, सिरोसिस वाले पोर्शन की तरफ आ जाते हैं। अब आई डोंट नो कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी, लेकिन मैं सिरोसिस वाले टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो ये डायग्राम है लाइक अल्कोहलिक सिरोसिस की। अल्कोहलिक सिरोसिस के अंदर नोट करना है कि यहाँ पे थिक बैंड ऑफ कोलेजन है। ठीक है, थिक बैंड ऑफ कोलेजन जो कि सराउंड कर रहे हैं या सेपरेट कर रहे हैं राउंड सिरोटिक नोड्यूल को। ठीक हो गया, और ये आपका ये डायग्राम है, लेकिन वंस अगेन आप सिनेरियो से ज़्यादा अच्छे तरीके से डायग्नोस वगैरह कर पाओगे। एटियोलॉजी आपने पहले लिखनी होती है, बट सिरोसिस, तो सिरोसिस क्या है, एंड स्टेज लीवर डिजीज है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इट इज़ अ कंडीशन मार्क्ड बाय, ठीक हो गया, तो डिफ्यूज रीमॉडलिंग ऑफ लीवर इनटू द पैरेन्काइमा नोड्यूल, जिनको रीजनरेटिव नोड्यूल्स कहते हैं, सराउंडेड बाय द फाइब्रस बैंड्स होते हैं। इसके अलावा आपको वास्कुलर और पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग अगर आपको देखने को मिलती होती है। और इसके जो लीडिंग कॉजेज ऑफ क्रॉनिक लीवर फेलियर है, उसमें क्रॉनिक हेपेटाइटिस आ जाएगा, हेपेटाइटिस बी, सी, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, विल्सन डिजीज या क्रिप्टोजेनिक सिरोसिस, ये भी करवा सकते होते हैं। क्लियर, तो ये आपने देख लेना। बाकी लेबॉर्टरी फाइंडिंग की तरफ सिरोसिस की लेबॉर्टरी फाइंडिंग में क्या क्या आपको देखने को मिलता है, लाइक बिलिरुबिन बड़ा होगा, पीटी टाइम बड़ा होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ईएलटी ईएसटी ज़्यादा होगी, एल्ब्यूमिन कम होगा, सीबीसी में एनीमिया, लिकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और सोडियम भी कम होगा। अब सोडियम क्यों कम होगा, इसका रीज़न आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशन की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना, लाइक मैंने इसके कुछ पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं, लाइक कोलिस्टेसिस है ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ बाइल फॉर्मेशन। नंबर 2 हिपैटिक एन्सेफलोपैथी को नोट कर लेना, वैसे हिपैटिक एन्सेफलोपैथी आगे भी लिखी भी होगी, मोस्ट प्रोबेबली नहीं लिखी हुई है, तो कोलिस्टेसिस को नोट कर लो, हेपैटिक एन्सेफलोपैथी है, कोआगुलोपैथी, पोर्टल हाइपरटेंशन, हेपेटोरीनल सिंड्रोम। इसके अलावा नोट करो कि पल्मोनरी के अंदर पोर्टो पल्मोनरी या हेपेटो पल्मोनरी सिंड्रोम, ये नोट कर लेना। पोर्टल हाइपरटेंशन, तो ये मोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, वन सेकंड बता दो, एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम, हेपेटो पल्मोनरी सिंड्रोम, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ये आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, जिसमें आपने पोर्टल हाइपरटेंशन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब जो पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन के 3 कॉजेज होते हैं, प्री पैटिक, इंट्रापैटिक और पोस्ट पैटिक। प्री पैटिक में आपने नोट करना है कि लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव थ्रोम्बोसिस है पोर्टल वेन का, या फिर पोर्टल वेन की नैरोविंग है, इससे पहले कि वो रेमिफाई हो, या इंट्रापैटिक कॉजेज के अंदर सिरोसिस फ्रॉम एनी कॉजेज या नोडुलर रीजनरेटिव हाइपरप्लेजिया, इनको नोट कर लेना। ठीक है, और 4 मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन, तो उसकी वजह से पैटिक एन्सेफलोपैथी वन सेकंड, हाँ, वो वहाँ पे कवर हो जाती है। इसके अलावा एसाइटिस, फॉर्मेशन ऑफ पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स, और लास्ट में कंजेस्टेड स्प्लीनोमेगाली। तो ऑलमोस्ट सिरोसिस की चीज़ें आपने नोट कर लेनी है। ओके, क्लियर, तो ये आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हिपैटिक एन्सेफलोपैथी, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलता होता है। क्लियर, तो हो गया ये।
अच्छा, ब्लड से रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर आपने ब्लड सैम्पलिंग वाला एक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपने नोट करना है कि जो ब्लू वाली होती है ना, लाइक जो ब्लू वाली ट्यूब होती है, इसका हम बोलते हैं सोडियम सिट्रेट बोलते हैं, ठीक है। मे बी आपको यहाँ पे विजिबल हो या ना हो, सोडियम सिट्रेट, तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो एंटी कोगुलेंट होता है वो सोडियम सिट्रेट होता है। उसका जो यूज़ है लाइक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के लिए, पीटी या आईएनआर टेस्ट के लिए होता है, प्लाज्मा के लिए। जो रेड वाला है उसको रेड ट्यूब कहते होती है। इसमें कोई एडिटिव ऐड नहीं होता, और ये इम्यूनोलॉजी या ड्रग्स या सीरोलॉजी के लिए की जाती है। जो गोल्ड वाला होता है, ओके, तो ये ऑल बायोकेमिकल टेस्ट के लिए होता है, लाइक एलएफटी के लिए। ग्रीन वाला नोट करना, इसको हेपरिन ट्यूब भी कहते हैं। इसमें सोडियम और लिथियम हेपरिन ऐड होगा, तो ये स्पेशल टेस्ट या ट्रेस एलिमेंट के लिए करते हैं। उसके बाद लिवेंटेंडर, इसमें ईडीटीए ऐड होता है, पिंक वाली है, तो इसमें सीबीसी ईएसआर ब्लड बैंक के लिए होता है, होल ब्ला। और जो ग्रे वाली है इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है, ब्लड शुगर प्लाज्मा के लिए की जाती होती है। क्लियर, तो ये नोट कर लेना, क्योंकि जो वार्फिन वाला टेस्ट है ना, वो ब्लू वाले के अंदर किया जाता होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आपको मैंने बता दिया है। क्लियर, तो यहाँ पे सोडियम सिट्रेट को ब्लू बोलते हैं, रेड वाले को प्लेन ट्यूब, गोल्ड वाला एसएसटी, जो आपका ग्रीन वाली है हेपरिन ट्यूब, जो आपकी पिंक वाली ईडीटी है, और जो ग्रे वाली है वो सोडियम फ्लोराइड वाली आ जाती है। क्लियर, तो ये देख लेना आप। ओके, तो ऑलमोस्ट ये कवर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है ना, वो ब्लड वाले से रिलेटेड है। तो ब्लड के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा देता हूँ, ताकि एक साथ ही आपकी चीज़ें कवर हो जाए। तो पहले हम आरबीसी वाले चैप्टर के अंदर आपके कुछ एनीमिया इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ए प्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मिगैलोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल या थैलेसीमिया इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, उनको देख लेना जरूर। अब डब्ल्यूबीसी वाले में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक एएमएल, सीएमएल, एएलएल, ये आपके कॉमन आती है, जिनको आप सिनेरियो की बेस पर ज़्यादा डायग्नोज करते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर में प्लेटिलेट वाले चैप्टर के अंदर आपका डीआईसी काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। क्लियर, तो उसके सारे क्वेश्चन को कवर करते होते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, हम एनीमिया वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो डायग्राम है ये आपकी, ये हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस से रिलेटेड डायग्राम है, ठीक है। तो हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस के अंदर आपने क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। नंबर वन है कि इसमें आपको सफीरोसाइट्स आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, जब भी आपसे एनीमिया की या कोई डब्ल्यूबीसी की कोई लिखे, मॉर्फोलॉजी का पूछे, तो आपने उसको दो में डिवाइड करना है। एक मैरो वाली चीज़ होती है, बोन मैरो बायोप्सी, दूसरा आपकी पेरिफेरल ब्लड फिल्म होती है, ठीक है। तो ये आपकी क्या, ये पेरिफेरल स्मीयर है, पेरिफेरल ब्लड फिल्म। और ये कौन सी स्टेन यूज़ की है, जिम्सा स्टेन आपने यूज़ की गई है, ठीक है। तो कौन सी स्टेन यूज़ कर रहे हैं, जिम्सा स्टेन। तो हेरिडेटरी सफीरोसाइटोसिस ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, जिसमें इंट्रिंसिक डिफेक्ट होता है, एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस आपको देखने को मिलती है। रेटिक्स का काउंट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि आरबीसी को सफीराइड बना देती है, और जो मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होती है वो आपको देखने को मिलती है लाइक इनकाइरिन के अंदर, स्पेक्ट्रिन के अंदर, बैंड 3 और बैंड 4 के अंदर देखने को मिलती है। तो इसमें आपको सफीरोसाइटोसिस आपको देखने को मिलती है। सफीरोसाइट्स क्या होते हैं आपके, ये आपके स्मॉल नंबर वन का साइज आपको थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने नोट करना है कि ये डार्क स्टेनिंग होते हैं। ओके, डार्क स्टेनिंग दैट मीन कि ये हाइपर क्रोमिक होते हैं, इनका कोई सेंटर में कोई पैलर भी नहीं होता। ओके, तो ये बात आपने नोट करनी है, सेंटरमेंट का पैलर ही नहीं होता। क्लियर, और इसके अलावा होवल जेली बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। होवल जेली बॉडीज क्या होती है, स्मॉल डार्क न्यूक्लियर रेमिनेंट्स होती है, आपको देखने को मिलते होते हैं। खासतौर पर ये सप्लीनिक पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलते होते हैं। लेकिन जो सफीरोसाइट्स ये पैथोग्नोमिक नहीं है, क्योंकि ये ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी आती है सफीरोसाइट्स। ओके, तो यहाँ पे मैरो हाइपरप्लेजिया होगा, रेटिकुलोसाइटोसिस आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा, एनाइसोटोसिस है। ओके, तो ये आपने नोट कर लेना। बाकी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें MCSC बढ़ जाता होता है, जिसकी वजह से सेंट्रल एरिया पैलर, ओके, ये आपको लॉस देखने को मिलता है, यानी पैलर ही देखने को नहीं मिलेगा। नेगेटिव कॉम टेस्ट और ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ये आपका मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट होता है। क्लियर, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ये जो डायग्राम है, दिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी। ओके, तो ये बाइट सेल्स है, बाइट सेल्स में आप ये देखो, यहाँ पे इसका सेंटर में पैलर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे कोई सेंटर में पैलर ही नहीं है, ठीक है। लाइक ये देखो, हाइपर पिगमेंटेड है, हाइपरक्रोमिक सेल्स है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलता है। एक्सीलेंट रिसेसिव होती है, मेल्स को अफेक्ट करती है। इसमें इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर हेमोलिसिस दोनों देखने को मिलता है। ओके, तो ये बात नोट कर लेना। बाकी इसके जो क्लिनिकल अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना, इसमें आपने हील्स टेस्ट करना होता है। उसका जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट वो एंजाइमेटिक एसे आपने करवाना होता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने नोट करना है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको हील्स बॉडी देखने को मिलती है। हील्स बॉडी क्या होती है, ये असल में ये प्रेसिपिटेटेड डीनेचर्ड हीमोग्लोबिन होती है, ठीक है, जो कि आरबीसी को नुकसान पहुंचा देगा। इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस, जो कि हील्स बॉडी आगे आरबीसी की मेम्ब्रेन से रिमूव हो जाती है बाय द स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस, तो उसको हम बोलते होते हैं बाइट सेल्स बोलते होते हैं। क्लियर, बाइट सेल्स बोलते हैं। और ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन लेती होती है। कौन सी स्टेन है हमारी, क्रिस्टल वायलेट स्टेन होती है। ओके, जो हील्स बॉडी डैमेज कर देगी, इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस वगैरह करवा देती होती है। क्लियर, ऑलमोस्ट ये कवर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है, ओके, तो ये डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अच्छा, मैं डायग्राम को लेवल भी कर लो साथ साथ। तो ये जो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ सिकल सेल एनीमिया। उसका पेरिफेरल ब्लड में यहाँ पे
दिखाया हुआ है, ठीक है। ओके, अब ये लो पावर के अंदर या हाई पावर पर ये वाली डायग्राम आ सकती है, लेकिन ये वाली भी है जिसके अंदर आपको सिकल सेल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर नोट करना है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, पॉइंट म्यूटेशन होती है द सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, जिसकी वजह से क्या होता है कि वैलिन की सब्स्टिट्यूशन होती है फॉर द ग्लूटामिक एसिड। ओके, अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन होता है उसको सिकल सेल ट्रेट भी कहते हैं। ओके, और अगर ये होमोजाइगस होता है उसको हम सिकल सेल एनीमिया कहते होते हैं। क्लियर? नॉर्मली हम इसको सिकल सेल डिजीज कहते हैं, सिकल सेल डिजीज कहते हैं, लेकिन अगर ये होमोजाइगस हो तो उसको सिकल सेल एनीमिया कहेंगे। ओके, और अगर ये हेटेरोजाइगस हो तो उसको सिकल सेल ट्रेट कहते होते हैं। ओके, तो दोनों का आगे डिफरेंट एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस को देख लो। बाकी इनके जो पॉलीमराइजेशन को बढ़ाने वाला होता है, लाइक जो HbF है पॉलीमराइजेशन को प्रिवेंट कर देता होता है। अगर pH कम होगी तो पॉलीमराइजेशन बढ़ जाएगी, स्लगिश ब्लड फ्लो तो पॉलीमराइजेशन बढ़ जाती है, MCSC ज़्यादा होगा तो पॉलीमराइजेशन बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन। ओके, अब इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या आपको क्रॉनिक हेमोलाइसिस आपको देखने को मिलेगी, इरिवर्सिबली सिकल सेल देखने को मिलता है, होवल जेली बॉडी जो कि न्यूक्लियर रेमिनेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज में स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीनोमेगाली होते हैं, लेट स्टेज में आउटोस्प्लीनेक्टमी होती है। इसके अलावा कंजेशन होगी रेड पल्प के, कॉर्ड्स के और साइनोसॉइड्स के। इसके अलावा पिलेरिया फाइब्रोसिस भी आपको देखने को मिलता है। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, इसमें आपको वेजोक्लूसिव क्राइसिस देखने को मिलता है, हैंड फुट सिंड्रोम, एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, ए प्लास्टिक क्राइसिस। इसमें कौन कौन से क्राइसिस होते हैं, वेजोक्लूसिव क्राइसिस, ए प्लास्टिक क्राइसिस, सेक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस। और इसको डायग्नोस करने के लिए शीलिंग टेस्ट करेंगे, सॉरी सिकलिंग टेस्ट करेंगे, मेटाबाइसल्फाइड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड यूज करते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराएंगे, और हाइड्रोक्सी यूरिया जो कि ट्रीटमेंट के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते होते हैं। क्लियर? तो ये आपने नोट कर लेना। जो होवल जेली बॉडी है ना, ये आपको आउटोसप्लीनेक्टमी को शो करती होती है। क्लियर? तो ये नोट कर लेना। ऑलमोस्ट हमारा सिकल सेल एनीमिया भी कवर हो गया है। ओके, नेक्स्ट है थैलेसीमिया से रिलेटेड। तो थैलेसीमिया में यहाँ पे क्रू कट अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है, लेकिन थैलेसीमिया में ये अच्छी चीज़ ये कन्फर्मेटरी नहीं है, क्योंकि जब तक आपको सिनेरियो नहीं देगा तब तक आपसे इसी तरह डायग्नोस नहीं हो पाएगा। तो थैलेसीमिया के अंदर एनाइसोसाइटोसिस, पोइकिलोसाइटोसिस, माइक्रोसाइटोसिस, हाइपोक्रीमिया होता है। उसके दो टाइप्स होती है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। बट आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैलेसीमिया वाला क्वेश्चन रिलेटिवली कम आएगा। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर, जो आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है ना, उसको आपने मेनली आपने इसको दो में डिवाइड करना होता है। अच्छा, ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया को दो में डिवाइड करते हैं, मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक होता है। ठीक है, ओके, तो जो आपका मेगालोब्लास्टिक होता है उसको आपने दो में डिवाइड करना है, पर्नीशियस एनीमिया, उसके अलावा फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया आपको देखने को मिलता होता है। अब इनके अगर आपसे इनसे पूछे कि इनके मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेज क्या होते हैं, तो B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, इसके अलावा अनरिस्पॉन्सिव टू द B12 और फोलिक एसिड है। ठीक है, अब B12 डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं पर्नीशियस एनीमिया, तो या तो डाइट में कम है, वेजिटेरियन है, या इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी है। अब इन दोनों के अंदर आपको तकरीबन सिमिलर फाइंडिंग देखने को मिलेगी। नंबर 1 है कि आरबीसी क्या होगी, मैक्रोसाइट्स होके ओवल होगे, जिनको मैक्रो ओवेलोसाइट आपको कहते हैं। ठीक है, नंबर 2 है कि जो मैक्रोसाइट्स होते हैं उनका सेंट्रल पैनल नहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाइपरक्रोमिक अपीयर है डाइट, लेकिन इनका MCSC एलिवेटेड नहीं होता। MCSC एलिवेटेड होता था एक और कंडीशन के अंदर जिसका नाम है हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस। ओके, वहाँ पे आपको सेंट्रल पैनल का लॉस देखने को मिलता है, जिसको हाइपरक्रोमिया देखते हैं। आगे इसको एनएसोसाइटोसिस और पोइकिलोसाइटोसिस भी देखने को मिलता है। रेटिसिस में कम होती है, न्यूक्लियर हाइपर सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलती है। मैरो की बात करें तो मैरो हाइपर सेलुलर होता है, मेगालोब्लास्टिक चेंजेस आपको देखने को मिलती है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म डीप होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर जाइंट मेटामाइलोसाइट बैंड फॉर्म देखने को मिलती है। तो इसमें पैनसाइटोपिनिया बिकॉज तमाम लीनियज अफेक्टेड होती है। ठीक है, मैरो वैसे हाइपर सेलुलर है, लेकिन पैनसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलेगा। एनएससाइटोसिस है, मैक्रोवेलोसाइट है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल है, मैरो हाइपरप्लेजिया ड्यू टू इंक्रीज एरिथ्रोपोइटिन, डिक्रीज रेटिक्स है। ओके, लेकिन विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के साथ आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम भी आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर? तो ये बात नोट कर लेना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में यहाँ पे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल विद 6 लोब न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये डायग्राम देख लेना, और ये पर्नीशियस एनीमिया की डायग्राम है स्पेसिफिकली। ऐसे मेगालोब्लास्ट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस, लाइक जो आपका ऑर्थो ऑर्थोक्रोमिक मेगालोब्लास्ट है, इस हीमोग्लोबिनाइज्ड है, बी वाला ऑर्थोक्रोमिक है। ओके, जबकि ए और सी वाले ये आपके अर्ली एरिथ्रॉइड प्रीकर्सर होते हैं। ठीक है, ये बस ये नोट कर लेना। लेकिन यहाँ पे जो हाइपर सेलुलैरिटी होती है बोन मैरो की, वो आपको एरिथ्रोपोइटिन की वजह से देखने को मिलती होती है। बाकी इसमें फंडिकुलर एट्रोफी, इंटेस्टिनलाइजेशन, एट्रोफिकुलोसाइटिस, डिमाइलिनेशन और टॉन्सिल एंड लैटरल स्पाइनल ट्रैक, ये आपको देखने को मिलता होता है। ओके, अब डायग्नोसिस कैसे करोगे, तो डायग्नोसिस कैसे करोगे, आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। नंबर 2 ल्यूकोपेनिया विद हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, विटामिन B12 कम होगा, होमोसिस्टिन के लेवल और मिथाइलमेलानिक एसिड के लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा एंटीबॉडी टू द इंट्रिंसिक फैक्टर स्पेसिफिक होती है। ठीक हो गया, तो इसको कैसे कंफर्म करोगे, आउट पावरिंग ऑफ रेटिक्स एंड द राइज इन हिमाटोक्रिट लेवल आफ्टर द पारेंटियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12। ओके, अगर एट्रोफी और मेटाप्लेजिया हो गया गैस्ट्रिक म्यूकोजा का, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये
टेस्ट वगैरह आप देख लेना इनके। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, वो आपका होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये वाली डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक आरबीसी, जिसके अंदर नैरो रिम ऑफ पेरिफेरल हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलता होता है, ठीक है। ओके, तो ये आपका माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, मोस्ट कॉमन एनीमिया आपने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को रट्टा मारना। माइक्रोसाइटिक होगा, हाइपोक्रोमिक होगा, इंक्रीज इन इरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिसअपीयरेंस ऑफ स्टेनेबल आयरन फ्रॉम द फेगोसाइट सेल इन द बोन मैरो ऑन द प्रूशियन ब्लू स्टेन। तो आपने मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने नोट कर लेना होता है, क्लियर, ठीक हो गया। इसके अलावा पोइकिलोसाइटोसिस इन द फॉर्म ऑफ पेंसिल सेल, ये आपको देखने को मिलेगा। और सेल्स हैव इन लार्ज जोन ऑफ सेंट्रल पैनल, यानी पहले तो हमने देख रहे थे कि मेगालोब्लास्टिक के अंदर और हेरिडिटरी सफिरोसाइटोसिस के अंदर सेंट्रल पैनल लॉस हो गया था, लेकिन इसमें बढ़ जाता होता है सेंट्रल पैनल। और लेफ्ट आईडी के अंदर क्या होगा, सीबीसी में माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने को मिलेगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस आपको देखने को मिलता है। आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन कम होगा, टीआईबीसी एलिवेटेड होगा, ठीक है, इसी में बढ़ता होता है, क्लियर। इसके अलावा फेरेटिन इसमें कम होता है और ट्रांसफेरिन की सैचुरेशन 15% से भी कम आपको देखने को मिलती होती है। तो ये डायग्नोसिस भी आपने देख लिया। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक है ये प्लास्टिक एनीमिया इस चैप्टर का, क्योंकि बाकी एनीमिया हमारे किसी काम के नहीं। हाँ, माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया आ सकता है, लेकिन वो हमारा डीआईसी के साथ कवर हो जाएगा। ओके, तो माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया की तरफ आ जाते हैं। ओके ओके ओके, सॉरी, ये प्लास्टिक एनीमिया के अंदर, तो ये प्लास्टिक एनीमिया वाला टॉपिक है। सबसे पहले अपने एटियोलॉजी देखते हैं। प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होता है, पैनसाइटोपिनिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके जो इडियोपैथिक मोस्ट कॉमन जो कि इनहेरिटेड, उसको फैनकॉनी एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड आपने नोट किया, एक्वायर्ड में इडियोपैथिक आ जाएगा, इम्यून मीडिएटेड या एक्वायर्ड साइड इफेक्ट, केमिकल आ जाएगा। ओके, एसीपी से रट्टा मार सकते हो, एसीपीआई। ओके, एक्वायर्ड केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट और इनहेरिटेड है। एक्वायर्ड में इडियोपैथिक आ जाएगा, केमिकल के अंदर डोज रिलेटेड और इडियोसिंक्रेटिक है। डोज रिलेटेड में एल्कालिटिक एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट, क्लोर एंड फेनिकोल। इडियोसिंक्रेटिक में भी आ जाएगा। फिजिकल एजेंट में रेडिएशन, वायरल इन्फेक्शन को नोट कर लेना, ठीक हो गया। लाइक साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, हर्पीज जोस्टर, ये आ जाएगा। और इनहेरिटेड के अंदर फैनकोनी एनीमिया और टीलोमेरेज आ जाएगा, क्लियर। तो एक्वायर्ड और इनहेरिटेड दोनों डिफरेंट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते थे मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो ये प्लास्टिक एनीमिया की मॉर्फोलॉजी क्या होता है। नंबर 1 है कि बोन मैरो यहाँ पर हाइपोसेलुलर होगा, इसमें आपको फैटी टिश्यू देखने को मिलेगा, पैनसाइटोपिनिया होगा, रेटिकुलोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस कैसे करोगे, बोन मैरो बायोप्सी, ड्राई टैप आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। तो ये आपका ऑलमोस्ट कवर हो गया है। तो नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका डीआईसी वाला टॉपिक है। डीआईसी वाला टॉपिक, डीआईसी में तो दो मेजर मैकेनिज्म होते हैं आपका, रिलीज और टिश्यू फैक्टर एंड द अदर प्रोकोगुलेंट इनटू द सर्कुलेशन। इसके अलावा वाइड स्प्रेड इंजरी ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, ये आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। तो ये बात आपने नोट कर लेनी है। बाकी इसकी पैथोजेनेसिस तो ऑलमोस्ट नहीं आएगी, फिर भी अगर देख लो कि यहाँ पर अच्छा यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन कौन से इन्फेक्शन की वजह से डीआईसी हो सकता है। जो डीआईसी है ना, ये आपका ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, मलिग्नेंट नियोप्लाज्म, सेप्सिस या मेजर ट्रॉमा की वजह से, लाइक यहाँ पर लिखा होगा कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, सेप्सिस, एंडोथेलियल इंजरी की वजह से आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें सेप्सिस की, तो सेप्सिस के अंदर कौन सा बैक्टीरिया सबसे कॉमन है, तो आपका सबसे पहले ई कोलाई आ जाएगा। फिर इसके अलावा आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस, इसकी वजह से भी हो सकता है, या रिकेट्सिया की वजह से भी हो सकते होते हैं। तो ये 3 बैक्टीरिया आपने नोट कर लेना, क्लियर। तो बाकी सेप्सिस, ऑब्स्ट्रेक्टिव कॉम्प्लिकेशन लाइक प्लेसेंटल एब्रेप्शन या सेप्टिक अबॉर्शन है, मैलिग्नेंसी लाइक पेनक्रियास की, प्रोस्टेट की, लंग्स की, या एक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक एंथ्री ल्यूकेमिया, मेजर ट्रॉमा, क्रश इंजरी की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। और इसमें जो लैब फाइंडिंग है, नंबर 1 प्लेटलेट काउंट इसमें कम होगा, नंबर 2 ब्लीडिंग टाइम इसमें बढ़ जाएगा, नंबर 3 पीटी और एपीटी टाइम इसमें बढ़ा हुआ होगा, क्लियर। तो पीटी एपीटी टाइम, फिब्रिनोजन कम होगा, डी डाइमर इसमें इंक्रीज होगा, और फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होती है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती होती है, क्लियर। तो ये आपको मैंने सारा बता दिया। अब मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करें तो जो थ्रोम्बाई होते हैं आपको काफ़ी सारे ऑर्गन्स के अंदर आपको देखने को मिलते होते हैं, लाइक आपको ब्रेन के अंदर, हार्ट के अंदर, लंग्स के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। स्मॉल थ्रोम्बस आपको देखने को मिलेगा, बायलैटरल रीनल कॉर्टिकल नेक्रोसिस, वाटर हाउस फ्रेडरिशन सिंड्रोम, हाइलिन मेम्ब्रेन, कैसा बेक मैरिक सिंड्रोम। तो ये चीज़ें लिख देना, लेकिन एज इट इज़ मॉर्फोलॉजी तो नहीं आएगी, लेकिन इसके ट्रिगर्स पूछे जा सकते हैं, सेप्सिस, मेजर ट्रॉमा, कैंसर और ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन। और सेप्सिस के अंदर हमेशा बात करनी है मेनिंजाइटिस की, और इसके अलावा आपका ई कोलाई की और रिकेट्सिया की। ओके, तो ऑलमोस्ट ये भी चैप्टर खत्म हो चुका है। डब्ल्यूबीसी वाले चैप्टर की तरह आ जाते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी के अंदर उसने हॉजकिन लिम्फोमा की बात की और सीएमएल की बात की है। ओके, तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स याद करवा दो। एक मल्टीपल माइलोमा वाला टॉपिक है, हॉजकिन लिम्फोमा वाला टॉपिक है, इसके अलावा एएमएल सीएमएल इंपॉर्टेंट है। तो पहले स्टार्ट करते हैं सीएमएल वाले टॉपिक से। तो सीएमएल के अंदर आपने नोट करना है कि आपका इसमें क्या होता है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लाइक माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, बीसीआर, एबीएल जीन की फ्यूजन की वजह से 922 ट्रांसलोकेशन की वजह से देखने को मिलता होता है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का 922 की वजह से होता है। एबीएल प्रोटो उनको जीन होता है क्रोमोसोम 9, ये फ्यूज हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 22 से। तो उसकी आपको बहुत सारी क्लिनिकल स्टडीज आपको देखने को मिलती है। और इसमें 3 फेजेज हो गए, ओके। तो आपका एक आपका क्रॉनिक फेज होता है, एक्सेलरेटेड, और तीसरा आपका ब्लास्ट क्राइसिस होता है, जिसमें एएमएल में कन्वर्ट हो जाता है। बोन मैरो के अंदर बात करें तो बोन मैरो हाइपर सेलुलर होती है, इसमें
आपके ग्राउंडुलर साइड प्रीकर्सर आपको बहुत सारे देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। 100% सेलुलर होती है। ओके, एलएपी स्कोर कम होगा। सी बिल्यू हिस्टोसाइट, ओके, हिस्टोसाइट विद रिंग कार्ड ग्रीन विद साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल स्मेयर के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस 1 लाख से ज्यादा होगा। माइलोब्लास्ट 10% से कम आपको देखने को मिलते हैं। इओसिनोफिलिया, बेजोफिलिया, ये सब आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर, तो ऑलमोस्ट कवर करवा दिया मैंने। और इसकी ये डायग्राम देख लेना जिसके अंदर आपको बहुत सारी स्टेजेस आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद माइलोडिस्प्लेजिया तो आएगा ही नहीं। इसके बाद हमारा एएमएल वाला टॉपिक है। ओके, अच्छा, एएमएल वाला। अब एएमएल वाले में जो ऊपर वाला है एक्यूट प्रो माइलोसाइटिक ल्यूकीमिया, जिसके अंदर M3 वाला होता है एफएबी। एफएबी क्या है? फ्रेंच अमेरिकन ब्रिटिश क्लासिफिकेशन होती है। 17 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती होती है। इसमें एजिरोफिलिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, ठीक है। बाइलोब न्यूक्लियस होता है एंड सेल इन द सेंटर ऑफ द फील्ड। ओके, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये आपका एएमएल आ जाएगा, ठीक है। एएमएल में आपका माइलोब्लास्ट का कैंसर है ना, माइलोब्लास्ट का, तो आपको पता होना चाहिए माइलोब्लास्ट असल में होते क्या है, उनको आपने कैसे लिम्फोब्लास्ट से सेपरेट करना होता है। क्लियर, लेकिन इससे पहले बताता जो आपका M3 है उसको प्रो माइलोसिटी कहते होते हैं, ठीक है। इसमें और रोड्स होते हैं 15-17 की ट्रांसलोकेशन, उसकी वजह से डीआईसी होगा। डीआईसी की वजह से क्या देखने को मिलेगा? डीआईसी की वजह से आपको देखने को मिलता होता है लाइक माइक्रो एंजियोपैथिक हेमोलाइटिक एनीमिया, शिस्टोसाइट देखने को मिलता है। इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर बात करें तो M3 AML काफी ज्यादा कॉमन है। रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर 15-17 की ट्रांसलोकेशन की वजह से होता है। क्लियर, पीएमएल रारा को आपने रट्टा मारना है, ठीक है, पीएमएल रारा। तो इसके अंदर देखना है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने एटलीस्ट 20% आपको ब्लास्ट चाहिए, बोन मैरो के अंदर चाहिए। माइलोब्लास्ट कहाँ, ये चीज़ बता रहा था कि इसका डेलिकेट न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है, डेलिकेट होता है। नंबर 2 to 4 न्यूक्लियोलाई देखने को मिलेगा। नंबर 3 मोर वॉल्यूमिनस साइटोप्लाज्म होगा। क्लियर, इसमें आपको और रोड्स भी देखने को मिलते हैं, मोनोब्लास्ट, और इसके अलावा दूसरे ब्लास्ट सेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर, तो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला टॉपिक है हॉजकिन लिम्फोमा वाला। हॉजकिन लिम्फोमा वाला बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन चलो छेड़ लेते हैं। अब ये कौन सा है? आपका डायग्नोस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल, जिसके 2 न्यूक्लियर लोब देखने को मिलेंगे। लार्ज न्यूक्लियर लाइक न्यूक्लियोलाई है और अबंडेंट साइटोप्लाज्म है, सराउंडेड बाय लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड इओसिनोफिल है। अब इस डायग्राम में होगा ये भी रीड स्टर्नबर्ग सेल है, लेकिन ये आपका मोनोन्यूक्लियर वेरिएंट है। अब ये वाला रीड स्टर्नबर्ग सेल, ये भी आपका ये आपका बाइनोकुलर है, लेकिन ये आपका वो कौन सा है? ये आपका वेरिएंट होता है लैक्यूनर सेल वेरिएंट होता है। और ये वाला आपका कौन सा है? ओके, तो ये वाला आई थिंक रीड्स लिम्फोहिस्टियोसिटिक वेरिएंट होता है, ठीक है। बाकी नोट कर लेना कि न्यूक्लियर सेक्लोरेसिस के अंदर लेक्यूनर सेल आपको देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक रीड स्टर्नबर्ग सेल देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड इन्फिल्ट्रेशन में टी लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेस आपको देखने को मिलते हैं। मोस्ट कॉमन यही टाइप होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर एग्जिस्ट करता होता है। और उसकी अगर स्टेजिंग पूछे तो एनआर मोर क्लासिफिकेशन को रट्टा मार लेना। 1 2 3 4। 1 के अंदर सिंगल लिम्फ नोड या सिंगल एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन को इन्वॉल्व करता है। 2 के अंदर 2 या 2 से ज्यादा एक्स्ट्रा लिम्फेटिक ऑर्गन को ऑन द सेम साइड डायग्राम। 3 के अंदर क्या होता है? दोनों साइडों को। और स्टेज 4 के अंदर डिफ्यूज इनलार्जमेंट आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, अगर आपसे पूछे हॉजकिन और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का डिफरेंस क्या होता है, तो ये डिफरेंस भी शायद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका हॉजकिन लिम्फोमा होता है ये आपका सिंगल एक्सियल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता होता है, जबकि नॉन हॉजकिन वाला मल्टीपल पेरिफेरल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है। हॉजकिन लिम्फोमा कॉन्टिग्युइटी से सेपरेट करते हैं, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा नॉन कॉन्टिग्युइट सेपरेट होता है। हॉजकिन लिम्फोमा मिजेंटेरिक नोड्स और वाल्डियर रिंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, जबकि नॉन हॉजकिन लिम्फोमा वाल्डियर रिंग्स और मिजेंटेरिक रिंग्स को ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं। एक्स्ट्रा नोडल प्रेजेंटेशन नॉन हॉजकिन की ज्यादा होती है। बाकी इसकी 2 टाइप्स होती है, एक क्लासिकल होता है और एक आपका एटिपिकल होता है, ठीक है। नॉन क्लासिकल होता है। जो क्लासिकल होता है जो नॉन क्लासिकल है उसमें लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट आ जाएगा, जबकि जो आपके क्लासिकल है उसमें नोडुलर सेक्लोरेसिस, मिक्स सेलुलैरिटी, लिम्फोसाइट रिच और लिम्फोसाइट डिप्लेशन देखने को मिलते होते हैं। क्लियर, ठीक हो गया। और ये बात नोट कर लेना कि पहले और दूसरा वाला एब्स्टीन बार वायरस नेगेटिव होता है, बाकी तीनों आपके एब्स्टीन बार वायरस पॉजिटिव होते हैं। थोड़ा सा मेरा गला भी खराब हो गया तो उसको छोड़ देते हैं। बाकी नोडुलर सेक्लोरेसिस मोस्ट कॉमन सब टाइप होती है। अभी फीमेल में काफी ज्यादा कॉमन है। इसमें लैक्यूनर सेल होते हैं, कोलेजन बैंड्स होते हैं जो कि लिम्फोसाइट टिश्यू को सर्कमस्क्राइब नोड्यूल में डिवाइड कर देती है। एब्स्टीन बार वायरस नेगेटिव होता है, प्रोग्नोसिस गुड होता है। अब मिक्स सेलुलैरिटी के अंदर क्या होता है कि आपको मोनोन्यूक्लियर और डायग्नोस्टिक रेड स्टर्नबर्ग सेल आपको देखने को मिलते हैं। डायग्नोस्टिक रेड स्टर्नबर्ग सेल कैसा होता है? डायग्नोस्टिक रेड स्टर्नबर्ग सेल आपका लाइक लार्ज सेल होता है, लार्ज सेल लाइक 45 माइक्रोन इन डायमीटर। नंबर 2 मल्टीपल न्यूक्लियस या सिंगल न्यूक्लियस विद मल्टीपल न्यूक्लियर लोब को रट्टा मार लेना, ठीक है। इंक्लूडिंग लाइक न्यूक्लियोलस आपको देखने को मिलेगा अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल लिम्फोसाइट, जो कि 5 लेकर 7 का होता है। साइटोप्लाज्म इसका अबेंडेंट होता है। ओके, मोनोन्यूक्लियर के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है विद लार्ज इंक्लूडिंग लाइक न्यूक्लियोलस। लेक्यूनर सेल के अंदर जो कि नोडुलर सेक्लोरेसिस में होता है, इसमें आपको मल्टीलोबेट न्यूक्लियस देखने को मिलता है और अबेंडेंट पीएल साइटोप्लाज्म। ओके, ऑलमोस्ट ये हमारा कवर हो चुका है हॉजकिन लिम्फोमा वाला टॉपिक है। बाकी इसमें तरह खास कुछ नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मल्टीपल माइलोमा वाला टॉपिक है। ओके, तो मल्टीपल माइलोमा के अंदर आपने इस डायग्राम को रट्टा मार लेना। तो इस डायग्राम के अंदर आपको प्लाज्मा सेल के मल्टीपल न्यूक्लियस है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई और साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप्स, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलता है। तो उसके आगे डिफरेंट बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। लाइक मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने प्लाज्मा ब्लास्ट जिसके मल्टी न्यूक्लिएटेड जायंट सेल होते हैं, फ्लेम सेल, मॉड सेल, रसल बॉडी और डुचर बॉडी। रसल बॉडी क्या होते हैं? 5 पॉजिटिव इंटरसाइटोप्लाज्मिक, जबकि डुचर बॉडी इंटर न्यूक्लियर इम्यूनोग्लोबुलिन कंटेनिंग न्यूक्लियर होते हैं। मॉड सेल क्या होते हैं? मल्टीपल ग्रेप लाइक साइटोप्लाज्मिक ड्रॉप्स है। फ्लेम सेल्स विद
फायरी रेड साइटोप्लाज्म है। प्लाज्मा ब्लास्ट क्या होते हैं, बिजार मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल आपको देखने को मिलते होते हैं, ठीक है, ओके। बाकी डायग्नोसिस की अगर करोगे, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लाइट चेन प्रोटीन देखने को मिलेगी, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। प्लाज्मा सेल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्लियर क्लियर क्लियर। और किडनी के अंदर रट्टा मारना है कि यहाँ पे बेंस जॉन्स प्रोटीन आपको देखने को मिलती है। बेंस जॉन्स प्रोटीन क्या होती है, लाइट चेन प्रोटीन होती है, कैपा प्रोटीन्स होती है, ओके। इसके अलावा एम स्पाइक्स को भी रट्टा मार देना है कि एम स्पाइक्स, एम प्रोटीन जो कि मोनोक्लोनल अमीनोग्लोबुलिन्स होती है, एम स्पाइक्स ऑन द प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरोसिस।